because there is no very much legal formalities are there. इसमें बहुत ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है, कोई भी स्टार्ट कर सकता है ये सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, ठीक। सो इट इज कॉल्ड द ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आपको एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस स्टार्ट करना है जिसका मालिक एक है। सोल मींस हम लोग जस्ट डिस्कस किए कि सोल मींस सिंगल, प्रोप्राइटर मींस ऑनर। तो अ बिजनेस व्हिच इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल पर्सन इज कॉल्ड सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, उसे हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कहेंगे। तो एनीबडी कैन स्टार्ट सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस विदाउट मच लीगल फॉर्मेलिटीज। इसको स्टार्ट करने में बहुत ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है कि बहुत सारा एक्ट है, बहुत सारा रूल्स है, रेगुलेशन, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। बहुत ही इजी फॉर्म में आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक। आपको कुछ कैपिटल की आवश्यकता पड़ेगी, कुछ इसमें पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक। आप अपने घर में यदि कुछ ऐसा रोड वेब के घर है तो वहां पे भी आप अपना ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, सोल ट्रेडिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं पे रेंट पे लेके स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपना उसमें कैपिटल लगा सकते हैं या कोई रिलेटिव्स फ्रेंड से कुछ लोन लेके आप वो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कैपिटल की आवश्यकता भी नहीं है। तो ये अब कोई भी दुकान, आप राशन दुकान एक स्टार्ट किए तो ये आपका सोल ट्रेडिंग बिजनेस है, आप उसका मालिक हैं, ठीक है। आप कुछ भी स्टार्ट किए, आप गोलगप्पा बेचना स्टार्ट किए, आप चाउमीन बेचना स्टार्ट किए, आप कुछ कोई सूज बेचना स्टार्ट किए, एक छोटा सा दुकान रेंट पे लेके, सब आपका सोल ट्रेडिंग बिजनेस है ये सब, ठीक है। तो इट इज वेरी इजी टू स्टार्ट दिस सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। इसे ना बहुत ज्यादा कैपिटल की आवश्यकता पड़ती है, बहुत ज्यादा मैन पावर की आवश्यकता पड़ती है, ये सब इसमें आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो सिंपल हो गया कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस वैसे बिजनेस है कि जिसका मालिक एक है, और बिजनेस व्हिच इज ओन्ड कंट्रोल बाय अ सिंगल पर्सन इज कॉल्ड सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। इसमें किन्हीं को कुछ डाउट है? हेलो, hello, anybody having doubt related with this soul trading business? Hello, No sir. अच्छा, everybody is confident in Hindi, there should not be any problem. हिंदी में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? No sir, no doubt. नो, तो हम लोग ये सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का या सोल ट्रेडिंग बिजनेस के हम लोग ये डिफिनेशन देखें। और बिजनेस व्हिच इज ओन एंड कंट्रोल बाय अ सिंगल पर्सन इज कॉल्ड सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। नो, नेक्स्ट टॉपिक विल बी फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की विशेषताएं क्या है, उसका फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सोल ट्रेडिंग बिजनेस का। तभी आप लोगों ने जस्ट देखा कि सोल ट्रेडिंग बिजनेस या सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस मींस अ बिजनेस व्हिच इज ओन्ड एंड कंट्रोल बाय अ सिंगल पर्सन। एक आदमी के द्वारा यदि कोई बिजनेस या कोई व्यवसाय यदि चलाया जा रहा है उसे हम लोग सोल ट्रेडिंग बिजनेस बोलते हैं। तो आपका यदि उसका बोला जाए उसका फीचर्स क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, तो द फर्स्ट फीचर विल बी वन मैन ओनरशिप। The first feature of sole proprietorship business will be one man ownership. One man ownership means single man ownership means उसके मालिक एक हैं। तो जस्ट आपका उसका डिफिनेशन ही ये बोल रहा था कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस वैसे बिजनेस है जिसके मालिक एक हैं, ठीक है। तो वो हो गया आपका फर्स्ट फीचर। नाउ the first feature is one man ownership. This sole proprietorship business is owned and controlled by a single person, so this is one man ownership. Now second one is all profits to proprietors. Whatever the profit earned by that sole trading business is the profit of the proprietor, is the profit of the owner. वो सोल ट्रेडिंग बिजनेस से जो भी प्रॉफिट कमाया गया, क्योंकि उसका मालिक एक ही है, तो सारे के सारे प्रॉफिट जो है वो मालिक का है। वो जो सोल ट्रेडर है या सोल प्रोप्राइटर है वो सारे के सारे प्रॉफिट उस मालिक का है।
ठीक है, उसको इसे किसी को बांटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो बिजनेस वो अकेला चला रहा है, उसका मालिक वो खुद है, अकेला वो मालिक है। तो जो भी प्रॉफिट वो बिजनेस अर्न करेंगे वो सारे प्रॉफिट वो मालिक का है, वो सोल प्रोप्राइटर का है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज इंडिविजुअल रिस्क। तो सारा प्रॉफिट आप लेंगे तो रिस्क भी सारा का सारा आपका होगा। उसमें यदि लॉस होता है तो वो लॉस भी वो सारा आपका है। हाँ यस सर। ठीक है, तो सारा यस आपका सर। इंडिविजुअल रिस्क। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया वन मैन ओनरशिप। सेकंड पॉइंट हो गया ऑल प्रॉफिट्स टू प्रोप्राइटर, सारे के सारे प्रॉफिट जो प्रोप्राइटर के हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इंडिविजुअल रिस्क, वो सारे के सारे रिस्क जो हैं वो भी वो सोल प्रोप्राइटर के वो सारे रिस्क हो जाएंगे। नेक्स्ट है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। इसका हम लोग कंसेप्ट इसका क्लियर कर लें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं आगे पार्टनरशिप बताऊंगा या कंपनी बताऊंगा तो यहाँ पे लाइबिलिटी वर्ड आएगा हमेशा कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी, और कंपनी के केस में बोलेगा कि वो लिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी फर्स्ट ऑफ ऑल लाइबिलिटी मीन्स डेब्ट्स और ऑब्लिगेशन व्हिच द बिजनेस हैज टू पे इन फ्यूचर। तो लाइबिलिटी हो गया कि जो आपका उधार है या कहीं से लोन लिए हुए हैं जो आपको फ्यूचर में जिसका पेमेंट करना है वो आपका लाइबिलिटी है। तो यहां वर्ड बोल रहा है कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी मीन्स कितना लाइबिलिटी है, कितना मुझे पेमेंट करना पड़ेगा, उसका कोई लिमिट नहीं है। दिस इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो व्हाई इन केस ऑफ सोल ट्रेडिंग बिजनेस देयर इज फीचर ऑफ अनलिमिटेड लाइबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको आप एग्जाम्पल के थ्रू इसे मैं समझाने की कोशिश करूंगा। सपोज मैंने एक सोल ट्रेडिंग बिजनेस शुरू किया, मैंने एक राशन का दुकान शुरू किया या मैंने मिठाई का दुकान शुरू किया अंडर सोल प्रोवाइडेड से बिजनेस। ठीक है, उसका मालिक मैं हूं। ठीक, मैं वो बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख रुपीज से। 1 लाख रुपीज से मैंने वो बिजनेस स्टार्ट किया। आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम मेरा बिजनेस नहीं चला, मेरा बिजनेस में लगातार लॉस होते गया होते गया होते गया, और मुझ पे बहुत ज्यादा लाइबिलिटी हो गया, मुझ पे बहुत ज्यादा लोन हो गया, मुझ पे बहुत ज्यादा उधार हो गया। ठीक, तब क्या होगा अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो मीन्स मैं बिजनेस में 1 लाख रुपया लगाया, क्या मुझे बिजनेस में सिर्फ 1 लाख रुपया देना है? इट माइट बी पॉसिबल दैट आपको और ज्यादा पैसा लगाने की आवश्यकता पड़े। ठीक, 1 लाख रुपया बिजनेस, 1 लाख रुपया से मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, आपका बिजनेस में लगातार लॉस हो गया लॉस हो गया लॉस हो गया और आप पे बहुत ज्यादा लाइबिलिटी हो गया। देन यू हैव टू सेल योर पर्सनल एसेट्स। आपका पर्सनल एसेट, आपका जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उसे बेच के आपको वो सारे लाइबिलिटीज आपको पेमेंट करने पड़ेंगे। ठीक, इसीलिए यहाँ पे वर्ड है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, कि मुझे कितना मेरा लाइबिलिटी है, कितना मेरा पेमेंट, कितना मुझे अपने बिजनेस में देना है, उसका कोई लिमिट नहीं है। दिस इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। समझ में? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। यदि प्रॉब्लम है तो आपको यू कैन नो सर, नो सर, नो प्रॉब्लम। या नो सर, नो नो प्रॉब्लम। सर। समझ में आ गया ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी के कंसेप्ट? क्योंकि मैं पार्टनरशिप में भी आऊंगा तो फिर बोलूंगा अनलिमिटेड लाइबिलिटी, कंपनी में आऊंगा तो बोलूंगा लिमिटेड लाइबिलिटी। तो उसका कंसेप्ट, क्योंकि ये आपका ऐसा एक फीचर है कि जो जो आपको बार बार उसे यूज करना पड़ेगा। ठीक, तो लाइबिलिटी मीन्स क्या हो गया? आपका डेब्ट, आपका लोन जो आपको फ्यूचर में पेमेंट करना है। अनलिमिटेड वर्ड इसमें ऐड किया गया है। अनलिमिटेड वर्ड इसीलिए ऐड किया गया कि कितना देना है मुझे पता नहीं। ठीक, मैंने बिजनेस से 1 लाख से शुरू किया, हो सकता है कि आपका 4 लाख का लॉस हो गया, 4 लाख का आपका लोन हो गया, तो आपको अपने घर से लाके 4 लाख रुपया देना पड़ेगा। 10 लाख का आपका लोन हो गया, बिजनेस में लॉस होते होते आपका 10 लाख आप पे लोन हो गया, 10 लाख आप पे डेब्ट हो गया, तो आपको 10 लाख रुपया अपने घर से लाके उससे पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के या कहीं से लाके आपको पेमेंट करना होगा। तो कितना देना है ये आपको पता नहीं है, इसीलिए इसका वर्ड है अनलिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है, इसका लिमिटेशन नहीं है। हो सकता है कि 5 लाख लगे, 10 लाख, हो सकता है नहीं भी लगे, आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है नहीं भी लगे। ठीक है, लेकिन कितना लगेगा इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। सो देयर इज वन वर्ड अनलिमिटेड लायबिलिटी। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट इज लेस लीगल फॉर्मेलिटीज। ये आपका सोल प्रोप्राइटर से बिजनेस स्टार्ट करने में बहुत ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है। आप फ्रूट बेचना चाह रहे हैं, साइकिल दुकान खोलना चाह रहे हैं या कुछ भी करना चाह रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा इसमें लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है। कानूनी रूप से आपको कुछ बहुत ज्यादा आपको फॉर्मेलिटीज का इसमें जरूरत नहीं है। इट माइट बी पॉसिबल आप एक रेस्टोरेंट खोलना चाह रहे हैं तो आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से एक लाइसेंस लेना पड़े। अपार्ट फ्रॉम दैट आप कुछ फ्रूट्स बेच रहे हैं या कोई कुछ भी आप गोलगप्पा बेच रहे हैं कि चाउमीन बेच रहे हैं, उसमें कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है। ठीक, तो दीज वर द फीचर्स ऑफ सोल ट्रेडिंग बिजनेस।
तो सोल ट्रेडिंग हम लोग स्टार्टिंग में बोला, सोल ट्रेडिंग बिजनेस वैसा बिजनेस है जिसका मालिक सिर्फ एक है, उसी ऑन एंड कंट्रोल। ऑन मीन्स उसका मालिक, कंट्रोल मीन्स उसके वो कंट्रोल में रहेगा, वो सारा का सारा बिजनेस उसके कंट्रोल में रहेगा। ठीक, तो दीज वर द फीचर्स ऑफ सोल ट्रेडिंग बिजनेस। सॉरी, नेक्स्ट हम लोग इस पे करेंगे मेरिट्स ऑफ सोल ट्रेडिंग बिजनेस, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है। हम लोग एकदम जहां आपको टफ लगेगा आप उसे फिर से बोलेंगे कि सर इसको फिर से समझा देंगे, नहीं तो मैं इसे पॉइंट करते जाऊंगा और हल्का उसको एक्सप्लेनेशन में करते हुए आगे मैं बढ़ते जाऊंगा। जहां प्रॉब्लम होगा आपको मुझे रोकेंगे। नेक्स्ट वन इज मेरिट्स ऑफ सोल ट्रेडिंग बिजनेस। फर्स्ट वन इज इजी फॉर्मेशन। द फर्स्ट मेरिट ऑफ सोल ट्रेडिंग बिजनेस इज इजी फॉर्मेशन। ये बिजनेस आप इजीली स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं पे भी स्टार्ट कर सकते हैं, विदाउट मच लीगल फॉर्मेलिटीज आप इसको इजीली आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसीलिए बोला जा रहा है कि इट इज वेरी इजी टू स्टार्ट दिस सोल ट्रेडिंग बिजनेस। ये सोल ट्रेडिंग बिजनेस स्टार्ट करना जो है बहुत ही आसान है। ठीक, तो फर्स्ट वन इज इजी फॉर्मेशन। नो, सेकेंड पॉइंट इज डायरेक्ट मोटिवेशन। डायरेक्ट मोटिवेशन व्हाट डज इट मीन? जैसे हम लोग को पता है कि जो भी प्रॉफिट होगा ये बिजनेस से, जो भी गेन होगा वो सारा का सारा वो मालिक का होगा, सोल ट्रेडर का होगा, सोल प्रोप्राइटर का होगा, सारा का सारा प्रॉफिट उनका है। ठीक, तो उनको कहीं से मोटिवेशन की जरूरत नहीं है कि मुझे और प्रॉफिट अर्न करना है या मुझे बहुत ज्यादा काम करना है। उसका वो सेल्फ मोटिवेशन होगा कि मैं ज्यादा काम करूंगा, क्योंकि जो भी ज्यादा मैं काम करूंगा, ज्यादा मेहनत करूंगा, तो जो प्रॉफिट होगा वो सारा मेरा प्रॉफिट होगा। इसीलिए आपको कहीं बाहर से मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सोल ट्रेडर, सोल प्रोप्राइटर जो है वो खुद सेल्फ मोटिवेटेड होंगे, खुद से मोटिवेटेड होंगे कि मैं ज्यादा काम करूं, ज्यादा प्रॉफिट कमाऊं। इसीलिए आपको बाहर से कहीं मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। बाहरी कोई व्यक्ति आपको बोलेगा नहीं यार तुम ज्यादा काम करो, ज्यादा प्रॉफिट कमाना है तुझे, तो वो आप खुद आपको पता है कि यदि मैं ज्यादा मेहनत करूंगा, ज्यादा काम करूंगा तो मैं ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता हूं। इसीलिए आप क्या होगा, आप जो सोल ट्रेडर जो है वो सेल्फ मोटिवेटेड होंगे कि मैं ज्यादा काम करूं, ज्यादा मेहनत करूं, ज्यादा हार्डवर्क करूं, ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए। तो सेकंड पॉइंट वन डायरेक्ट मोटिवेशन। आपको कहीं बाहर से मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, आप खुद से आप सेल्फ मोटिवेटेड होंगे कि मैं ज्यादा काम करूं, ज्यादा मैं कमाऊंगा, ज्यादा मेरा प्रॉफिट होगा। तो फर्स्ट पॉइंट वाज इजी फॉर्मेशन, सेकंड पॉइंट वाज डायरेक्ट मोटिवेशन, थर्ड पॉइंट इज फुल कंट्रोल। थर्ड पॉइंट इज फुल कंट्रोल। तो ये जो सोल प्रोप्राइटर है अपने बिजनेस का, वो बोला जाता है किंग के जैसा है, राजा के जैसा है। वो पूरा का पूरा बिजनेस जो उसके कंट्रोल में रहेगा, वो जो चाहेगा वो कर सकता है, क्योंकि वो बिजनेस उसका है। उसमें किसी को उसको सलाह लेने की जरूरत नहीं है, किसी से उसे पूछने की जरूरत नहीं है। वो जो चाहेगा अपने बिजनेस के साथ कर सकता है। वो बोला जाता है कि द प्रोप्राइटर इज द मोनार्क ऑफ द बिजनेस ही ओन्स, या द प्रोप्राइटर इज द किंग ऑफ द बिजनेस ही ओन्स। वो अपना बिजनेस का वो राजा के जैसे है, कि वो पूरा का पूरा बिजनेस उसके कंट्रोल में रहेगा। वो जैसे मन वैसे इस बिजनेस को चला सकता है। This is full control. Next one is quick decision. Next point is quick decision. ठीक, तो क्विक डिसीजन, अब मैं इसको हल्का कंपेयर करूंगा कि पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में दो पार्टनर होंगे कि मैक्सिमम 10 और 20 हो, तो उसमें प्रॉब्लम आएगा कि कुछ भी डिसीजन लेने से पहले यू हैव टू कंसल्ट द अदर पार्टनर्स। आपको दूसरे पार्टनर्स से कंसल्ट करना पड़ेगा। ठीक, इन केस ऑफ कंपनी आपका शेयर होल्डर्स आर द ओनर ऑफ द कंपनी, तो वहां पे एनुअल जनरल मीटिंग बुला के वहां पे डिसीजन लिया जाएगा। तो इट इज ए टाइम टेकिंग प्रोसेस इन केस ऑफ पार्टनरशिप एंड कंपनी। तो वहां पे डिसीजन लेना टाइम टेकिंग प्रोसेस है कि पार्टनर्स के बीच में डिस्कस करके डिसीजन लेना, कंपनी का एनुअल जनरल मीटिंग में जाके आपको वहां पे डिसीजन लेना। यहाँ पे क्विक डिसीजन, द प्रोप्राइटर इज द ओनली पर्सन हु हैज टू टेक डिसीजन। जो प्रोप्राइटर है वो खुद से डिसीजन ले सकता है, उसको किसी से कंसल्ट करने की आवश्यकता नहीं है, उसको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है।
इसीलिए वो क्या, वो जो डिसीजन लेगा तुरंत वो ले सकता है, क्योंकि इसमें ना किसी को कंसल्ट करना है, ना किसी को मीटिंग बुलाना है, इन सब चीजों की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वो बिजनेस उसका है, वो जो चाहे वो बिजनेस साथ कर सकता है। तो इसलिए जो डिसीजन लेना है, उसका जो सोच होगा, उसका जो जैसा वो सोच सकता है वैसा वो डिसीजन ले सकता है, इसीलिए बोला जाता है क्विक डिसीजन। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट इज, फिफ्थ पॉइंट इज फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशंस। फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशंस, अपना बिजनेस में जब चाहे फ्लेक्सिबिलिटी ला, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स क्या होगा, उसमें बदलाव ला सकते हैं, उसमें चेंजेस ला सकते हैं। ठीक, आज मैं राशन दुकान स्टार्ट किया, नहीं चला, कोई बात नहीं, कल मैं मिठाई दुकान स्टार्ट कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो डिसीजन आपको लेना है। तो फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन मीन्स आप उसमें अपना ऑपरेशन में चेंजेस ला सकते हैं, अपना बिजनेस को स्विच भी कर सकते हैं। जो ये बिजनेस नहीं चला, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं दूसरा बिजनेस स्टार्ट कर दूंगा, फिर सोल ट्रेडिंग में दूसरा बिजनेस स्टार्ट कर दूंगा। राशन दुकान नहीं चला, चलो शूज दुकान स्टार्ट कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट वन इज सेक्रेसी। सेक्रेसी, ये सेक्रेसी आप जो, अच्छा ये जो प्रॉफिट कमाए, या आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है या बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, आपको इसको किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। किस तरह बिजनेस कर रहे हैं आप इसी किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। आप पूरा चाहे तो ये पूरा चीज को आप सीक्रेट रख सकते हैं। ठीक, पार्टनरशिप में क्या होता है कि पार्टनर्स को सारे को पता होता है क्या बिजनेस हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है। कंपनी में क्या है, सारे सारे उसके जो मेंबर्स है सारे को पता होता है, लेकिन इन केस ऑफ पार्टनर, ये सोल ट्रेडिंग बिजनेस, आप पूरा का पूरा सीक्रेसी मेंटेन कर सकते हैं कि किसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, कैसे प्रोडक्शन कर रहे हैं, कितना प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, ये आपको किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। यू कैन मेंटेन सीक्रेसी है, आप पूरा का पूरा यहाँ पे सीक्रेसी रख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट वन इज इजी डिजोल्यूशन। इजी डिजोल्यूशन मीन्स बंद करना। तो जैसे आपको बोला गया, इट इज इजी टू स्टार्ट दिस सोल ट्रेडिंग बिजनेस, बहुत ही आसान है ये बिजनेस स्टार्ट करना। उसी तरह से बंद करना भी बहुत आसान है, आपको किसी के परमिशन की आवश्यकता नहीं है। आपको नहीं लग रहा है कि बिजनेस अच्छे नहीं चल रहा है, आप इसे इजीली डिजोल्व कर सकते हैं। किसी से ना परमिशन लेना है, ना आपको किसी से कुछ कहना है, आपका आपकी ये खुद की इच्छा पे डिपेंड करता है आपको क्या करना है। ठीक, तो इसीलिए बोला जा रहा है इजी टू डिजोल्व, इसको आप इजीली बंद कर सकते हैं। तो ये इजी टू स्टार्ट भी था और इजी टू डिजोल्व भी है। तो दीज वर द वेरियस मेरिट्स ऑफ सोल ट्रेडिंग बिजनेस। ये सोल ट्रेडिंग बिजनेस के हम लोग बहुत सारे मेरिट्स देखे। तो किन्हीं को कोई पॉइंट में यदि कुछ प्रॉब्लम है तो आप बोल सकते हैं। If anybody having any problem related with any point, आप बोल सकते हैं, फिर मैं उसको एक्सप्लेन No, करके sir. फिर समझाने की कोशिश करूंगा। एनी No, sir. प्रॉब्लम? No, sir. या Sir. हाँ बोलिए, No, sir. No, sir. मतलब कंटिन्यू करें, आगे बढ़ते चले? Okay, sir. Yes, sir. हाँ ठीक। नेक्स्ट वन इज लिमिटेशंस ऑफ सोल ट्रेडिंग बिजनेस। तो अभी हम लोग मेरिट्स देखें, उसका लिमिटेशन आज हम लोग करके जाए, तेजी से करके हम लोग पार्टनरशिप कंपनी को कर लें। Now next one is limitations of soul trading business. Okay, the first limitation is limited resources. First limitation is limited resources. Limited resources means आपके पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज नहीं होगा, आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना, आपका सोल ट्रेडिंग बिजनेस स्टार्ट करना है, आपको फंड की आवश्यकता पड़ेगी, आपको कैपिटल लगाना है। कहाँ से लाएंगे? कुछ अपना सेविंग देंगे, कुछ अपना फ्रेंड से रिलेटिव से लेंगे। ठीक है, इसीलिए आप बहुत ज्यादा इसमें बहुत ज्यादा कैपिटल के साथ आप ये बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक, इसीलिए इसको बोला जा रहा है लिमिटेड रिसोर्सेज, क्योंकि आपका यहाँ पे आप सिंगल मैन है, सिंगल मैन का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, सिंगल मैन इसमें कैपिटल लगाएगा तो मैक्सिमम बहुत ज्यादा इसमें कैपिटल आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए है लिमिटेड रिसोर्सेज। अब मैक्सिमम आप रिलाई कर रहे हैं, मैक्सिमम आप रिलाई कर रहे हैं अपना अपने खुद के सेविंग्स पे, खुद के अर्निंग्स पे, या अपने फ्रेंड से रिलेटिव्स से कुछ फंड आप अरेंज कर पा रहे हैं। ठीक, इसीलिए बोला जा रहा है कि इनके सब सोल ट्रेडिंग बिजनेस
या द सोल ट्रेडर हैज लिमिटेड रिसोर्सेज, उनका जो रिसोर्सेज है लिमिटेड है। नाउ सेकेंड वन इज लिमिटेड मैनेजरियल कैपेबिलिटी, लिमिटेड मैनेजरियल कैपेबिलिटी, लिमिटेड मैनेजरियल कैपेबिलिटी। अब है हम लोग इसे डिफिनेशन में ही देखें, एज दिस बिजनेस इज ओन्ड एंड कंट्रोल बाय सिंगल पर्सन, इट इज नॉट पॉसिबल दैट अ सिंगल पर्सन हैज ऑल द कैपेबिलिटीज। एक सिंगल इंडिविजुअल में सारे गुण हों, सर्वगुण संपन्न हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो बहुत अच्छा फाइनेंस का भी आदमी है, बहुत अच्छा मार्केटिंग भी कर लेता है, बहुत अच्छा परचेज भी कर लेता है, बहुत अच्छा सेलिंग भी कर लेता है, ठीक है। ये जो है, ये सारे खूबियां जो है सिंगल मैन में नहीं हो सकती है। लेकिन ये बिजनेस तो है, अब बिजनेस विच इज ऑन एंड कंट्रोल बाय सिंगल पर्सन इज कॉल्ड सोल ट्रेडिंग बिजनेस। हो सकता कुछ एम्प्लॉय रखे, कुछ करे, लेकिन उसका मैनेजरियल कैपेबिलिटी जो है बहुत लिमिटेड है, क्योंकि अ सिंगल पर्सन कैन नॉट बी एक्सपर्ट इन ऑल द फील्ड्स। एक सिंगल इंडिविजुअल जो है सारे फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हो सकते हैं, इसीलिए बोला जा रहा है लिमिटेड मैनेजरियल कैपेबिलिटी, ठीक। क्यों, पूरा फाइनेंस का भी है, प्रोडक्शन का भी, मार्केटिंग का भी, सारा का वो एक्सपर्ट है, परचेज का, सेल का, सारा का वो एक्सपर्ट है, वो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हो गया लिमिटेड मैनेजरियल कैपेबिलिटी। नेक्स्ट वन इज, अभी हम लोग जस्ट व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट फीचर्स ऑफ सोल ट्रेडिंग बिजनेस, देयर वाज वन पॉइंट अनलिमिटेड लायबिलिटी, फिर आ गया अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो लिमिटेशन में भी वो पॉइंट है अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट ऑफ लिमिटेशन इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। इसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट अनलिमिटेड लायबिलिटी। कितना बिजनेस से आपको फंड लगाना है, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। यू हैव स्टार्टेड योर बिजनेस विथ 1 लाख, इट माइट बी पॉसिबल दैट यू हैव टू ब्रिंग सम मोर अमाउंट, आपको फ्यूचर में कुछ और लाना पड़ सकता है, इसीलिए बोला जा रहा है अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो नेक्स्ट वन इज लेस स्टेबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट अनलिमिटेड लायबिलिटी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, इसलिए इसके बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज लेस स्टेबिलिटी, स्टेबल, STABILITY, लेस स्टेबिलिटी, ठीक। तो बोला जा रहा है कि वो जो सोल ट्रेडिंग बिजनेस है वो कंटिन्यू करता है, वो स्टेबल करता है, स्टेबिलिटी ऑफ द बिजनेस डिपेंड अपॉन वन सिंगल पर्सन, वो सिंगल पर्सन पे वो डिपेंड कर रहा है पूरा का पूरा बिजनेस। बट व्हेन दैट मैन डाइज, यदि उनका निधन हो गया, उनका डेथ हो गया, वो एक्सपायर कर गए, इट माइट बी पॉसिबल दैट बिजनेस कम्स टू एन एंड, वो बिजनेस हो सकता है बंद हो जाए, क्योंकि वो बिजनेस अकेले वो चला रहे थे। सोल ट्रेडिंग बिजनेस में वो अकेला मालिक थे। यदि इट माइट बी पॉसिबल दैट उनका देहांत के बाद, उनका डेथ के बाद वो बिजनेस बंद हो सकता है। तो ये उनका लिमिटेशन है कि लेस स्टेबिलिटी, बहुत लंबे समय तक चलेगा, इसका कोई सीओटी नहीं है। नेक्स्ट वन इज नॉट सुटेबल फॉर लार्ज स्केल ऑपरेशंस। नेक्स्ट लिमिटेशन इज not suitable for large scale operation, not suitable for large scale operation. Why? Because as the resources of sole trading business is limited, उनका resources जो है वो लिमिटेड है, उनका फंड लिमिटेड है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकते। बहुत ज्यादा प्रोडक्शन, बहुत ज्यादा कोई चीज का प्रोडक्शन करने के बारे में वो सोच नहीं सकते हैं, इसीलिए बोला जा रहा है नॉट सुटेबल फॉर लार्ज स्केल ऑपरेशन। व्हाई? बिकॉज देयर इज लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि उनका रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, इसीलिए हो गया नॉट सुटेबल फॉर लार्ज स्केल ऑपरेशन। तो अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं सोल ट्रेडिंग बिजनेस से। तो सोल ट्रेडिंग बिजनेस क्या है, उसका फीचर्स, उसका मेरिट्स एंड लिमिटेशंस। एनीबॉडी हैविंग एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेरीज, एनी क्वेश्चंस, आप पूछ सकते हैं। नहीं तो फिर हम लोग पार्टनरशिप में जाएंगे। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट पार्टनरशिप बिजनेस।
Anybody having any queries, questions? No, sir. Then we should discuss partnership. Yes, sir. So we have completed the first form of business organization, that is the sole trading business. Now next one is partnership form of organization. ये आपका इंटरेस्टिंग है क्योंकि पार्टनरशिप जो है, पार्टनरशिप बिजनेस इज गवर्न बाय पार्टनरशिप एक्ट 1932. सोल ट्रेडिंग के लिए कोई एक्ट नहीं है, देयर इज नो एक्ट फॉर सोल ट्रेडिंग बिजनेस, बट पार्टनरशिप के लिए पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज देयर. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 1932, पार्टनरशिप एक्ट 1932. ठीक, अब है उसको हम लोग जब डिफिनेशन ये करेंगे, आपके बुक में तो उतना सेक्शन नहीं है. अब हम लोग पार्टनरशिप एक्ट, तो बोला गया कि पार्टनरशिप एक्ट जो है वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है. अब है कि पार्टनरशिप बिजनेस जो है वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के द्वारा रेगुलेटेड होता है, उसको एक्ट हम लोग फॉलो करते हैं. अब सिंपल सा ये हम लोग ध्यान दें कि पार्टनरशिप बिजनेस डिपेंड्स अपॉन एग्रीमेंट. पहले इसको हम लोग एक बार समझ लें, उसके बाद हम लोग इसको ज्यादा आसानी होगी कि पार्टनरशिप बिजनेस डिपेंड्स अपॉन एग्रीमेंट. पार्टनरशिप बिजनेस डिपेंड्स अपॉन एग्रीमेंट, तो बोल सकते हैं कि पार्टनरशिप बिजनेस जो है ये समझौते पे आधारित है. जैसा समझौता करेंगे, जैसा आपस में पार्टनर से एग्रीमेंट करेंगे, वैसा बिजनेस चला सकते हैं. तो टू फॉर्म अ पार्टनरशिप बिजनेस देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पार्टनर्स. कोई पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी. टू फॉर्म अ पार्टनरशिप बिजनेस देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन्स. पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 2 चाहिए, मैक्सिमम 10 और 20. 10 इन केस ऑफ बैंकिंग बिजनेस और 20 इन केस ऑफ अदर बिजनेस. ठीक, अब है तो क्या स्टार्ट में किए, पार्टनरशिप बिजनेस इज बेस्ड अपॉन एग्रीमेंट. आगे बोल रहा है कि वो जो एग्रीमेंट है, जो समझौता है, तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में भी रिटन और ओरल, रिटन और ओरल. पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट है, मान लीजिए सपोज इन पार्टनरशिप फर्म, एक पार्टनरशिप फर्म जो है वो 4 आदमी मिलकर स्टार्ट किया, पार्टनर ए बी सी डी, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी एंड मिस्टर डी ज्वाइन टुगेदर टू स्टार्ट अ पार्टनरशिप फर्म. और आपस में वो लोग एग्रीमेंट किए, हम लोग इस चीज का बिजनेस करेंगे, इतने हम लोग कैपिटल लाएंगे. तो हम लोग स्टार्ट किए कि इसमें एक्ट में कुछ नहीं दिया हुआ है कि आपको बिजनेस कैसे चलाना है, क्या करना है. एक्ट में ये सब चीज से रिलेटेड वो साइलेंट है. वो पार्टनरशिप एक्ट बोला है कि जैसा आप एग्रीमेंट करेंगे वैसा आप अपना बिजनेस चला सकते हैं. पार्टनरशिप बिजनेस इज बेस्ड अपॉन एग्रीमेंट. ठीक, फिर आगे बोल रहा है पार्टनरशिप एक्ट वो भी नहीं बोल रहा है कि एग्रीमेंट मस्ट बी रिटन, वो भी नहीं लिखा हुआ है. इट डिपेंड्स अपॉन द पार्टनर्स. पार्टनर्स के ऊपर वो डिपेंड करता है कि वो पार्टनरशिप बिजनेस जो है, वो पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट है वो रिटन करेंगे कि ओरल करेंगे. ठीक, तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में भी रिटन और ओरल. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ओरल यदि हम लोग कोई एग्रीमेंट करेंगे तो ओरल एग्रीमेंट इट माइट बी पॉसिबल दैट इन फ्यूचर डिस्प्यूट में अराइज. फ्यूचर में डिस्प्यूट हो सकता है कि हम लोग एग्रीमेंट ओरल किए थे, उसका कोई रिटन प्रूफ नहीं है. अब मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी मिलकर पार्टनरशिप बिजनेस शुरू किए. अब हम लोग उसमें डिसाइड किए थे कि हम लोग पार्टनरशिप का जो प्रॉफिट होगा 3:2:1 में बांटेंगे. अब पार्टनरशिप हम अच्छा बिजनेस करने लगा, बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने लगा, तो बाकी पार्टनर को लगा कि नहीं हम लोग इक्वल बांटेंगे. तो हम लोग उसमें बोलेंगे नहीं, हम लोग उसमें एग्रीमेंट किए थे कि हम लोग इस रेशियो में बांटेंगे. तो वहां तो हमेशा जहां पे भी ओरल होगा वहां पे डिस्प्यूट होने का चांस ज्यादा से ज्यादा होगा. इसीलिए बोला जा रहा है कि पार्टनरशिप जो भी आप एग्रीमेंट करेंगे दैट शुड बी, मस्ट में नहीं बोल रहा हूं क्योंकि एक्ट इसमें कुछ नहीं बोल रहा है. एक्ट बोल रहा है इट डिपेंड्स अपॉन द पार्टनर्स कि उसे रिटन फॉर्म में करेंगे कि ओरल फॉर्म में करेंगे. बट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस के बेटरमेंट के लिए आपको पार्टनरशिप जो है एग्रीमेंट शुड बी इन रिटन फॉर्म. पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है वो रिटन फॉर्म में होना चाहिए. ठीक,
पार्टनरशिप एग्रीमेंट, मैंने स्टार्टिंग में किया कि ये पार्टनरशिप बिजनेस जो है वो एग्रीमेंट पे डिपेंड कर रहा है, जैसा एग्रीमेंट करेंगे वो होगा, ये चीज का बिजनेस करेंगे, पार्टनरशिप फॉर्म का नाम ये रखेंगे, इतना इतना सब इतना सारे कैपिटल लाएंगे, यहाँ पे हम लोग बिजनेस करेंगे, इस चीज का बिजनेस करेंगे। तो ये सब सारे जो उसके एग्रीमेंट हैं वो यदि हम लोग रिटन फॉर्म में करें उसको हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। ठीक है, तो हम लोग बोला गया कि पार्टनरशिप बिजनेस डिपेंड्स अपॉन एग्रीमेंट, जैसा आप एग्रीमेंट करेंगे वैसा आपका पार्टनरशिप बिजनेस चलेगा। ठीक, तो इसमें हम लोग एक बार डिफिनेशन इसका देख लें कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 में तो बोला जा रहा है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932। कभी भी यदि इसका डिफिनेशन आपको लिखना हो तो हम लोग इसको एक्ट के द्वारा लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्या उसमें डिफिनेशन एक्सप्लेन किया गया है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। पार्टनरशिप जो है, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप एज पर द पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर में ये डेफिनेशन है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज पार्टनरशिप डीड। अभी हम लोग जस्ट किए कि पार्टनरशिप इज बेस्ड अपॉन एग्रीमेंट। अब जैसा एग्रीमेंट करेंगे वैसा पार्टनरशिप बिजनेस आप अपना चला सकते हैं। तो पार्टनरशिप डीड क्या हो गया? पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन स्टेटमेंट। पार्टनरशिप डीड जो है वो रिटन एग्रीमेंट है बिटवीन द पार्टनर्स। पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स कि हाउ टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म में हम लोग किस तरह वो कंडक्ट करेंगे। तो पार्टनरशिप जो डीड है उसमें वेरियस उसका कंटेंट है, उसमें क्या क्या लिखा हो रहता है। पार्टनरशिप डीड हम लोग जब पार्टनरशिप एट अ टाइम ऑफ स्टार्टिंग द पार्टनरशिप फर्म वो सारे पार्टनर्स मिलके एग्रीमेंट करेंगे कि क्या क्या हम लोग को करना है ये पार्टनरशिप फर्म के लिए। तो क्या क्या होगा? सबसे पहले पार्टनर्स विल डिसाइड द नेम ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म का नाम क्या रखेंगे? सपोज मिस्टर ए बी सी डी जो है वो चार जो इंडिविजुअल्स हैं, चार पर्सन मिलकर पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, जब मिल बैठ के हम लोग स्टार्ट करेंगे तो हम लोग पहला एग्रीमेंट करेंगे व्हाट विल बी द नेम ऑफ द फर्म। फर्म का नाम क्या होगा? व्हाट विल बी द बिजनेस ऑफ द फर्म, वो किस चीज का बिजनेस करेगा। लोकेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, किस जगह उसका लोकेशन होगा। कौन कौन पार्टनर्स होंगे, किस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वो अपना पार्टनरशिप, किस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वो प्रॉफिट बांटेंगे, कौन कितना कैपिटल लाएगा। ये सब सारे जो डिसीजन है वो आपका पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ रहेगा। और वो पार्टनरशिप डीड जो बनेगा तो पार्टनरशिप डीड क्या हो गया? रिटन एग्रीमेंट अमंग एंड बिटवीन द पार्टनर्स। पार्टनरशिप डीड जो है वो रिटन एग्रीमेंट है पार्टनर्स के बीच में। वो लिखेंगे नेम ऑफ द फर्म, चलो नेम ऑफ द फर्म ये होना चाहिए, सारे पार्टनर्स एग्री होंगे हाँ ठीक है ये होना चाहिए। कहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करना, ये पर्टिकुलर लोकेशन पे वो बिजनेस होना चाहिए, ठीक है। लोकेशन ऑफ द फर्म, लोकेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, ये पर्टिकुलर प्लेस, ठीक। कौन कौन पार्टनर्स होंगे? मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी एंड मिस्टर डी विल बी द पार्टनर। उनका एड्रेस क्या है? वो उनका एड्रेस वहां पे लिखा हुआ होगा। कौन कितना कैपिटल लाएंगे वो कैपिटल वहां पे लिखा हुआ रहेगा। ये सारे चीज जो है वो पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ रहेगा एंड एट द एंड वो सारे पार्टनर्स उस पर अपने साइन करेंगे कि ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट है एंड वी ऑल एग्री ऑन दिस। हम लोग ये सारे इस पे एग्री किए। तो ये था आपका पार्टनरशिप डीड। कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है? तो हम लोग स्टार्टिंग में ही बोला गया था कि पार्टनरशिप बिजनेस इज बेस्ड अपॉन एग्रीमेंट। जैसा एग्रीमेंट करेंगे वैसा आपका पार्टनरशिप डीड, वैसा आप पार्टनरशिप बिजनेस चला सकते हैं। तो वो जो यदि एग्रीमेंट यदि रिटन फॉर्म में है उसे हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप डीड होगा। एनी क्वेरीज?
सर वन डाउट। हाँ बोलिए। सर इसका डीमेरिट क्या है? किसका? डीमेरिट। नहीं डिमेरिट आएंगे, उसका भी क्या है, लिमिटेड रिसोर्स होगा उसका, अच्छा अच्छा। अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगा। उसमें भी यदि आपका लॉस होगा तो आपको घर से लाके पेमेंट करना होगा। जी। ठीक है, इसमें तो ये तो समझ में आ जी गया कि मिनिमम कितना चाहिए पार्टनरशिप बनाने के लिए, कम से कम जी पार्टनर, कुछ भी पार्टनर बोले तो कम से कम 2 चाहिए। जी सर। मिनिमम 2 persons विल बी रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ पार्टनरशिप फॉर्म। जी मैक्सिमम का भी लिमिट बता देगा 10 और 20। यदि जी बैंकिंग बिजनेस करे 10 और अदर बिजनेस करे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स आप रख सकते हैं 20। जी ठीक है, फिर बोला गया कि जी पार्टनरशिप जो वो एग्रीमेंट पे बेस्ड है, जैसा जी एग्रीमेंट करेंगे वैसा पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो वैसा एग्रीमेंट, अच्छा इसमें एक्ट कुछ नहीं बोल रहा है कि आपको प्रॉफिट ऐसे बांटना है, आपको लॉस इस ढंग से बांटना, वो कुछ नहीं, जैसा एग्रीमेंट करेंगे वैसा आपका अपना पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट यदि रिटर्न फॉर्म में करें, सारे पार्टनर्स तैयार हो गए कि ये इसका नेम ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म ये रहेगा, प्लेस ये रहेगा, वो सब सारा यदि पार्टनर्स एग्री कर गए तो वो पार्टनरशिप डीड होता है। एट द एंड सारे पार्टनर्स उस पर साइन करते हैं कि वी ऑल एग्री। ठीक है, तो वो पार्टनरशिप डीड तैयार हो गया। ठीक है, जी नेक्स्ट हम लोग इसमें 2-3 हम लोग इसमें एग्जांपल के साथ और देखेंगे। तो पार्टनरशिप डीड में कितनी कुछ प्रॉब्लम है। पार्टनरशिप डीड, तो पार्टनरशिप डीड क्या हो गया, हम लोग स्टार्ट में ही बोले कि पार्टनरशिप बिजनेस इज बेस्ड अपॉन एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट यदि रिटन फॉर्म में है तो वो हो गया आपका पार्टनरशिप डीड। उसमें क्या क्या लिखा होता है, नेम ऑफ द फॉर्म, प्लेस ऑफ द फॉर्म, प्लेस ऑफ द बिजनेस ऑफ द फॉर्म, नेम ऑफ द पार्टनर्स, आपका एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, कौन कितना कैपिटल लाएगा, कैपिटल कंट्रीब्यूटर बाय द पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ एनी, ये सब सारे उसमें वो एग्रीमेंट में एग्रीमेंट आप किए हैं, यदि वो रिटन फॉर्म में है वो तो वो सारा आपका वो पार्टनरशिप डीड हो गया। अब है एक, बिफोर हम लोग टाइप्स ऑफ पार्टनर मेरिट डिमेरिट से पहले हम लोग एक रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। अभी हम लोग देखें कि सोल ट्रेडिंग बिजनेस में कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं था। टू स्टार्ट अ सोल ट्रेडिंग बिजनेस देयर वेर लेस और नो लीगल फॉर्मेलिटीज। अब है कि पार्टनरशिप फॉर्म से रिलेटेड, तो पार्टनरशिप फॉर्म से रिलेटेड पार्टनरशिप एक्ट जो है वो बोल रहा है कि मतलब इससे पार्टनरशिप एक्ट में ये भी मेंशन नहीं किया गया है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर्म होना चाहिए कि नहीं। इट डिपेंड्स अपॉन द पार्टनर्स। वो पार्टनरशिप फॉर्म पे वो डिपेंड करता है, वो अपना पार्टनरशिप फॉर्म का रजिस्ट्रेशन कराते हैं कि नहीं कराते हैं with the registrar of firm। it depends upon the partners, it depend upon that partnership business। वो पार्टनरशिप बिजनेस पे वो डिपेंड कर रहा है, वो अपना पार्टनरशिप फॉर्म का रजिस्ट्रेशन कराते हैं कि नहीं कराते हैं। अब प्रॉब्लम है तो ये तो क्वेश्चन है, कराएं कि नहीं कराएं, ये तो प्रॉब्लम आएगा। तो इसीलिए पता नहीं हमको यूनिवर्सिटी में बार बार क्वेश्चन ये आता है कि वेदर रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज कंपलसरी और नॉट। तो सिंपल आंसर विल बी रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट कंपलसरी। कंपलसरी नहीं है। एक्ट पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ये कुछ मेंशन नहीं किया गया कि आपको पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना ही होगा, ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया है। लेकिन फिर प्रॉब्लम है, तब तो ऐसा यदि होगा तो कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा। जिसका कुछ प्रॉब्लम हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम उसको फेस करेगा कि उसको मजबूरी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अब देखिए क्या क्या हो सकता है, इसीलिए आंसर क्या होगा, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट कंपलसरी बट नेसेसरी। क्या बोला गया, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म जो है वो कंपलसरी नहीं है, वो लेकिन नेसेसरी है। तो फिर प्रॉब्लम आ गया, कंपलसरी नहीं लेकिन नेसेसरी। तो आप बाध्य नहीं है, आपको करना ही है ऐसा कोई नहीं है, लेकिन जरूरी है आप करवा लें। अब ऐसा क्या जरूरत आन पर। अब देखिए क्या बोल रहा है, तो हम लोग किए पार्टनरशिप एक्ट में ऐसा कोई आपका कंपल्सन नहीं है कि अपना पार्टनरशिप फर्म का आप रजिस्ट्रेशन कराएं विद द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। क्या बोल रहा, द रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट कंपल्सरी बट नेसेसरी। बिकॉज यदि आप पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो आपका पार्टनरशिप फर्म जो है
वेरियस डिफिकल्टीज फेस करेंगे कि मजबूरी में आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा, नहीं कराएंगे तो अब आप ये सब प्रॉब्लम फेस करेंगे। अब क्या क्या प्रॉब्लम फेस करेंगे वो हम लोग देख लें। फर्स्ट प्रॉब्लम यह होगा कि नो पार्टनर कैन फाइल अ सूट, हियर सूट मींस केस, अगेंस्ट द पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म के अगेंस्ट में कोई पार्टनर केस नहीं कर पाएगा। पहला केस अभी नहीं कर पाएगा मीन्स, अब मान लीजिए कि हम लोग आपका जब अकाउंटिंग कंसेप्ट में भी आएंगे तो वहां पे सेपरेट लीगल एंटिटी है, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट है कि मालिक और बिजनेस दोनों अलग अलग है। तो यदि कोई पार्टनर को यदि बोला गया था कि एग्रीमेंट किया गया था कि आपको सैलरी मिलेगा पर मंथ 10,000 रुपीज, वो एग्रीमेंट था, लेकिन पार्टनरशिप फर्म उसको पेमेंट नहीं कर रहा है, तो वो केस नहीं कर सकता है फॉर रिकवरी ऑफ हिज सैलरी। तो कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म पे नहीं केस कर सकता है, पार्टनरशिप फर्म पार्टनर पे केस नहीं कर सकता है, पार्टनरशिप फर्म आउटसाइडर्स पे भी केस नहीं कर सकता है। अब पार्टनरशिप फर्म आउटसाइडर से केस नहीं कर सकता है, व्हाट डज इट मीन? फॉर एग्जांपल, आपके पार्टनरशिप फर्म से, आपके पार्टनरशिप बिजनेस से कोई थर्ड पर्सन जो है वो उधार में 20,000 रुपया का 20,000 रुपीज का गुड्स लिया, उधार पे खरीदा और बोला कि मैं आपको 2 महीने के बाद पेमेंट कर दूंगा। ठीक, एज योर पार्टनरशिप फर्म इज नॉट रजिस्टर्ड, आपका पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप वो जो आपसे उधार खरीदा है उस पर आप केस नहीं कर सकते हैं फॉर रिकवरी ऑफ योर 20,000, वो आप केस नहीं कर सकते। तो ये इतना सारे प्रॉब्लम्स है, सो इट इज बेटर कि अपना फर्म का रजिस्ट्रेशन करा लें, अपना पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करा लें विद द रजिस्ट्रार ऑफ। ठीक, तो हम लोग क्या हो गया, तो रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट कंपलसरी बट नेसेसरी। तो पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है लेकिन वो नेसेसरी है। यदि नहीं आप पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो ये सब जो हम लोगों ने ड्रॉबैक्स देखा वो ड्रॉबैक्स आपको फेस करना पड़ेगा। अब आपसे कोई उधार लेगा, उसको पता हो गया कि पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं है, तो आपको उधार का पेमेंट नहीं करेगा, आपको जो करना है कीजिए, आप केस कीजिए। अब केस तो आप कर नहीं पाएंगे तो गया आपका उतना अमाउंट आपका गया। इसीलिए आपको ये बेटर है कि आपको पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करा लेना ही बेहतर है। एनीबॉडी हैविंग एनी प्रॉब्लम रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म? यदि ये क्लियर हो जाए तो फिर हम लोग टाइप्स ऑफ पार्टनर्स और उसका मेरिट डिमेरिट कर लेते हैं, यहां तक आज हम लोग कंप्लीट कर लें। Anybody having any question? Anybody? Anybody having any problem, questions till now? No, sir, no doubts. Hello? Sir, no doubts. No doubt. Okay, okay. Then next we will discuss about the types of partners. Now, one by one we will discuss about the various types of partners. First type of partner is active partner. अब है, मैं ऐसा चाह रहा था कि 3-4 पॉइंट आप लोग यदि कहीं लिखें दैट विल बी बेटर, वो सारे में कॉमन होंगे, सिर्फ 1-2 पॉइंट हम लोग चेंज करेंगे, उससे आपको समझने में आसानी होगी। तो एक्टिव पार्टनर, तो मैं इसको मतलब 4 पॉइंट जो कॉमन होंगे वो सारे पार्टनर में आएंगे, उसको सिर्फ हल्का चेंज करने से आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा और आप इसको इजीली समझ भी पाएंगे। तो वन बाय वन मैं कर रहा हूं एक्टिव पार्टनर। तो हु इज एन एक्टिव पार्टनर, नाम ही एक्टिव, तो हो गया एक्टिव पार्टनर इज वन। एक्टिव पार्टनर वो है, फर्स्ट पॉइंट,
हु कंट्रीब्यूट्स कैपिटल इनटू द पार्टनरशिप फर्म, वो पार्टनरशिप फर्म में पैसा लगाया, कैपिटल लगाया, पूंजी लगाया। द फर्स्ट पॉइंट इज हु कंट्रीब्यूट्स कैपिटल इनटू द पार्टनरशिप फर्म। सेकेंड पॉइंट इज हु शेयर्स द प्रॉफिट्स एंड लॉसेज ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, वो पार्टनरशिप फर्म ने जो भी प्रॉफिट या लॉस कमाया उसमें उसने शेयर लिया। सेकेंड पॉइंट। थर्ड, हु टेक्स एक्टिव पार्ट इन द डे टू डे वर्किंग्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, वो जो है डे टू डे वर्किंग्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। दैट मीन्स वो बिजनेस जो है उसमें वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, वो बिजनेस का काम भी वो कर रहा है, वो पार्टनरशिप फर्म का वो काम भी कर रहा है। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज हु हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी, उसका लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड है। इसका हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी से रिलेटेड। तो एक्टिव पार्टनर क्या हो गया? तो एन एक्टिव पार्टनर इज ए पार्टनर, एक्टिव पार्टनर वैसा पार्टनर है। फर्स्ट पॉइंट हो गया हु कंट्रीब्यूट्स कैपिटल इनटू द पार्टनरशिप फर्म, वो पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल कंट्रीब्यूट किया। हु शेयर्स द प्रॉफिट्स एंड लॉसेज ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, वो पार्टनरशिप फर्म का जो प्रॉफिट या लॉस हुआ उसमें भी अपना शेयर लिया। नेक्स्ट, हु टेक एक्टिवली पार्ट इन द डे टू डे वर्क ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, वो डे टू डे वर्क में भी वो एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। एंड हु हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी, जिसका लायबिलिटी अनलिमिटेड है। तो ये 4 पॉइंट होने से क्या होगा कि बाकी जो हम लोग टाइप्स ऑफ पार्टनर में जाएंगे तो ये मैक्सिमम पॉइंट कॉमन होंगे, सिर्फ 1 या 2 में हम लोग चेंज करेंगे। तो ये आपका बेस पॉइंट हो गया जो कि एक्टिव पार्टनर का था। एक्टिव पार्टनर ऐसा पार्टनर है जो कि कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, प्रॉफिट या लॉस शेयर करेगा, उसका डे टू डे अफेयर्स में पार्टिसिपेट करेगा अपना पार्टनरशिप फर्म का, और अनलिमिटेड लायबिलिटी उसका होगा। तो ये होंगे एक्टिव पार्टनर। तो एक्टिव पार्टनर को ही हम लोग वर्किंग पार्टनर भी बोलते हैं। वर्किंग पार्टनर जो वो पार्टनरशिप फर्म का काम कर रहा है, एक्टिव पार्टनर इज ऑल्सो नोन एज वर्किंग पार्टनर। तो ये हो गया एक्टिव पार्टनर। तो नेक्स्ट वन इज स्लीपिंग पार्टनर। अब ये स्लीपिंग पार्टनर एज द नेम इटसेल्फ इंडिकेट, नाम ही काफी है इसका स्लीपिंग पार्टनर, कि वो जो है बाकी सारा काम करेंगे लेकिन डे टू डे वर्किंग ऑफ द बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब क्या होगा स्लीपिंग पार्टनर, इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। और स्लीपिंग पार्टनर इज वन, इसलिए मैं बोला स्टार्टिंग में ही कि हम लोग पहला जो वो 4 पॉइंट कर लें कि बाकी में सिर्फ हल्का चेंज करने से आपके सारे आंसर्स हो जाएंगे। अब स्लीपिंग पार्टनर क्या हो गया? तो स्लीपिंग पार्टनर इज वन। फर्स्ट, हु कंट्रीब्यूट्स कैपिटल, वो भी कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है। सेकेंड, हु शेयर्स द प्रॉफिट एंड लॉसेज ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म का जो प्रॉफिट या लॉस है उसमें वो शेयर कर रहा है। हु हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी, उसका लायबिलिटी भी अनलिमिटेड है। लेकिन जो हम लोगों का थर्ड पॉइंट था कि हु हैज टेक एक्टिव पार्ट, तो इसमें होगा स्लीपिंग पार्टनर में हु डज नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन द डे टू डे वर्किंग ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। ये पार्टनरशिप फर्म के डे टू डे वर्किंग्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो सिर्फ एक पॉइंट का डिफरेंस है बिटवीन एक्टिव एंड स्लीपिंग पार्टनर। एक्टिव पार्टनर में वो हम लोग 4 पॉइंट किए, स्लीपिंग में सिर्फ एक पॉइंट में हल्का हम लोगों ने चेंज किया कि वो डे टू डे वर्किंग्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक, नेक्स्ट वन इज नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर तो पता नहीं, हम लोग तो बच्चों को बोलते हैं एन, नॉमिनल स्टार्ट विथ एन, एन से नेम। तो नेम इसका हम लोग देख लें। अ पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर इज अ पार्टनर हु गिव्स हिज और हर नेम टू द पार्टनरशिप फर्म ओनली। सिर्फ उसका नाम है कि वो पार्टनरशिप फर्म में ये पार्टनर है, उसने सिर्फ अपना नाम दिया हुआ है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट उसका कुछ काम नहीं है। ना उसने कैपिटल लगाया है, ना डे टू डे वर्किंग्स में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ना प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर कर रहे हैं, वो कुछ नहीं किए, वो सिर्फ अपना उन्होंने पार्टनरशिप फर्म में अपना नाम दिया है
अपना नाम दिया है, लेकिन उनका प्रॉब्लम क्या है कि उनका लायबिलिटी अनलिमिटेड होगा, क्योंकि आउटसाइडर्स जो हैं, जो कि बिजनेस से पार्टनरशिप फर्म से डील कर रहे हैं, वो ये जानेंगे कि ये जो है मिस्टर सो एंड सो है, इज एसोसिएटेड विद दैट पार्टनरशिप फर्म एज ए पार्टनर। वो आउटसाइडर जो है वो जान रहे हैं कि ये पार्टनरशिप फर्म में एज ए पार्टनर जुड़े हुए हैं। तो ये नॉमिनल पार्टनर, तो नॉमिनल पार्टनर वैसा पार्टनर जो सिर्फ अपना पार्टनरशिप फर्म में उन्होंने अपना नाम दिया है, अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने कुछ नहीं किया, ना कैपिटल लगाया, ना प्रॉफिट में हिस्सा लेंगे, ना वो डे टू डे अफेयर्स में पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन उनका लायबिलिटी अनलिमिटेड होगा। तो नाम दिया मीन्स व्हाट? नाम दिया मीन्स कि यदि कोई फेमस पर्सनैलिटी है, उसका नाम सिर्फ आपके बिजनेस से जुड़ जाए तो आपका बिजनेस का गुडविल बढ़ जाएगा। आपका जिस लोकेलिटी में कोई फेमस पर्सनैलिटी हो, कोई फिल्म स्टार हो, क्रिकेटर हो या कुछ भी हो, उसका सिर्फ मैं नाम अपने बिजनेस के साथ जोड़ लूं कि मिस्टर सो एंड सो इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद दिस पार्टनरशिप फर्म, ऑटोमेटिक आपका पार्टनरशिप फर्म का गुडविल बढ़ जाएगा, नेम एंड फेम आपका बढ़ जाएगा। इसीलिए वो नॉमिनल पार्टनर जो है वो आपका नॉमिनल पार्टनर फिर वो वैसे ही पार्टनर हुआ जो कि सिर्फ अपना नाम दिया, पार्टनरशिप फर्म में अपना नाम दिया। ठीक, अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने कुछ नहीं किया, ना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, ना प्रॉफिट में हिस्सा मांगा, ना डे टू डे अफेयर्स में पार्टिसिपेट किया, लेकिन उनका लायबिलिटी अनलिमिटेड है। यदि पार्टनरशिप फर्म को कुछ होगा तो ही हैज आल्सो टू पे द लायबिलिटी, उनको भी लायबिलिटी पेमेंट करना पड़ सकता है यदि बिजनेस को ऐसा सिचुएशन आया तो नॉमिनल पार्टनर वैसे पार्टनर हो जो पार्टनरशिप फर्म में सिर्फ अपना नाम दिया। नेक्स्ट वन इज पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली। पार्टनर्स इन प्रॉफिट्स ओनली, तभी हम लोगों ने देखा एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर। एक्टिव पार्टनर का कंसेप्ट हो गया, स्लीपिंग पार्टनर हो गया, नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर वैसे पार्टनर हुआ जिसने पार्टनरशिप फर्म के साथ अपना सिर्फ नेम अटैच किया, अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने कुछ नहीं किया। नाउ नेक्स्ट वन इज पार्टनर्स इन प्रॉफिट्स ओनली। पार्टनर्स इन प्रॉफिट्स ओनली, व्हाट डज इट मीन? कि पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट होगा तो वो प्रॉफिट में हिस्सा लेगा, लॉस होगा तो वो उसको भरपाई नहीं करेगा, उसको कंपनसेट नहीं करेगा। तो इसे पार्टनर्स को क्यों लाएंगे पार्टनरशिप फर्म में? कभी ये सोचने का है कि पार्टनर्स इन प्रॉफिट्स ओनली, प्रॉफिट होगा। मान लीजिए 3 पार्टनर हैं, मिस्टर सी को भी उसमें एडमिट किए हैं, मिस्टर सी को बोले सिर्फ आप पार्टनर्स इन प्रॉफिट्स ओनली, आपको जो प्रॉफिट होगा उसमें आपका शेयर मिलेगा, लेकिन लॉस होगा तो आपको कुछ कंपनसेट करने की जरूरत नहीं, आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा मतलब पार्टनर हम लोग कब एडमिट कर सकते हैं? तो द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ पार्टनर्स इज माइनर पार्टनर। ये जो माइनर पार्टनर है, माइनर मीन्स आपका माइनर मीन्स द पर्सन हु इज बिलो द एज ऑफ 18, जो कि 18 साल से कम का है, वो आपका माइनर उसे हम लोग कहते हैं। तो माइनर को यदि हम लोग पार्टनरशिप फर्म में शामिल किए हैं तो माइनर से रिलेटेड रूल ही बना हुआ है कि माइनर जो है वो सिर्फ प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करेगा, अपार्ट फ्रॉम दैट वो लॉस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पार्टनर इन प्रॉफिट इज अ माइनर पार्टनर, कि हम लोग वो माइनर पार्टनर के हम लोग एज ए पार्टनरशिप फर्म में एडमिट किए हैं तो उसको हम लोग पार्टनरशिप इन प्रॉफिट्स में हम लोग शामिल कर सकते हैं। Now, there are other various types of partners, इसको वन बाय वन डिस्कस कर लें। पार्टनर बाय स्टॉपेल, ये पार्टनर बाय स्टॉपेल। और नेक्स्ट वन इज पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। अब पार्टनर बाय स्टॉपेल, उससे पहले उससे रिलेटेड एक मैं आपको, अब सोचिए पार्टनर बाय स्टॉपेल, वो जो है आपका पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बाय स्टॉपेल, ही इज नॉट अ पार्टनर इन योर पार्टनरशिप फर्म। वो आपका पार्टनरशिप फर्म में ना पार्टनर है, ना वो कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, ना प्रॉफिट और लॉस में वो शेयर मांगेगा, वो डे टू डे अफेयर से पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, लेकिन वो जो है अनजाने में आपका पार्टनरशिप फर्म में एज ए पार्टनर के रूप में आ गया। ये हाउ इट इज पॉसिबल? मैं इससे रिलेटेड एक आपको एग्जांपल लेना चाहूंगा
सपोज मेरा एक पार्टनरशिप फर्म है, हम लोग इसमें 3 पार्टनर हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी। अब मेरा काम यह है कि अब आपस में सारे कोई काम बांट लिए, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी आपस में काम बांट लिए कि कौन क्या काम करेगा। तो मेरा काम है बैंक से लोन लेने का, मेरा बैंक से रिलेटेड जो काम है वो मैं देखता हूं। तो बैंक से रिलेटेड, बैंक पार्टनरशिप फर्म को बैंक से लोन लेने की आवश्यकता पड़ी, तो बाकी पार्टनर्स मुझे बोले कि ठीक है आप जाइए बैंक से लोन से रिलेटेड डिस्कस करके आइए। मैं बोला ठीक है मैं जा रहा हूं बैंक। तो मैं निकल रहा था तो उसमें लंच का भी टाइम हो रहा था, तो मैंने अपने एक दोस्त को फोन किया जो कि वो पार्टनरशिप फर्म में वो नहीं था, वो दूसरे जगह काम कर रहा था। मैंने उससे फोन किया कि मैं यार चलो मुझे बैंक का काम है, 10 मिनट बैंक का काम निपटा के चलेंगे हम लोग साथ में लंच करने के लिए। बोला ठीक है चलो। तो रास्ते में उसका ऑफिस पड़ा, मैंने उसे ऑफिस से उसे पिक किया, फिर हम लोग पहले बैंक गए। तो पार्टनरशिप फर्म में मैं पार्टनर हूं और मुझे बैंक से रिलेटेड काम देखना है, तो मैं वो बैंक ब्रांच मैनेजर का चैम्बर में गया। तो मैंने अपने दोस्त को कहा कि यार तुम बाहर बैठ के क्या करोगे, तुम भी चलो। तो वो मेरे दोस्त भी मेरे साथ वो ब्रांच मैनेजर, वो बैंक का ब्रांच मैनेजर के चैम्बर में गया। फिर मैं और ब्रांच मैनेजर डिस्कस करने लगे, अच्छा इतना लोन चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना होना चाहिए, इससे ज्यादा हम लोग का बैंक, इससे ज्यादा हम लोग का पार्टनरशिप फर्म आपको पेमेंट नहीं कर सकता है। मेरा दोस्त वो बैठ के सुन रहा था, उसे भी इंटरेस्ट लगा, उसका भी अपना दूसरा जगह काम करा, उसे भी बैंक से रिलेटेड आइडिया था, वो भी वो डिस्कशन में वो भी शामिल हो गया। वो भी ब्रांच मैनेजर को कन्विंस करने लगा, नहीं सर बाकी बैंक तो इतना दे रहे सर, आपको भी दे देना चाहिए। अब ये जो है, वो जो मेरा दोस्त था वो तो मेरा पार्टनरशिप फर्म में वो पार्टनर नहीं था, लेकिन क्या हो गया कि वो अपने एक्ट से, अपने कंडक्ट से, अपने बिहेवियर से वो थर्ड पार्टी में जो बैंक है, बैंक का जो ब्रांच मैनेजर है, उसको लगा कि ये भी वो पार्टनरशिप फर्म में एज ए पार्टनर है। क्योंकि किसी पे तो ये नहीं था कि कौन पार्टनर नहीं है, वो तो किसी को पता नहीं चल सकता है। तो वो ब्रांच मैनेजर क्या सोचा कि ये भी जो है इनके साथ जो है ये भी वो पार्टनरशिप फर्म में एज ए पार्टनर है। तो क्या हो गया, अब मान लीजिए कि ठीक है मेरी दोस्त की बात सुन के वो ब्रांच मैनेजर कन्विंस हो गया कि नहीं ठीक है आपको, ठीक है लोन देंगे, इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देंगे। ठीक हो गया, लोन वो पार्टनरशिप फर्म को मिल गया, फिर हम लोग साथ में लंच कर लिए। अब है इन केस my partnership firm is unable to repay that loan to the bank, यदि मेरा पार्टनरशिप फर्म है वो बैंक को वो अमाउंट पेमेंट नहीं कर पा रहा है, तो ये जो लाइबिलिटी है वो पार्टनरशिप फर्म में हम लोग 3 पार्टनर मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी है, उनका तो है ही। अपार्ट फ्रॉम दैट वो जो मेरा दोस्त उस दिन मेरे साथ गया था बैंक, उनका भी लाइबिलिटी आ गया। अब तो क्या हो गया, ये वो ना मेरा पार्टनरशिप में पार्टनर थे, वो तो ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थे में वो शेयर करते थे, ना वो कैपिटल कंट्रीब्यूट किए, ना कुछ भी किए, डे टू डे अफेयर से पार्टिसिपेट नहीं किए, लेकिन उनका एक्ट से, उनके कंडक्ट से थर्ड पर्सन को लगा कि हाँ ये भी वो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है। तो उससे रिलेटेड, वो ट्रांजैक्शन से रिलेटेड लायबिलिटी में वो इंडिविजुअल भी को भी पेमेंट करना पड़ेगा, उसका भी वो लायबिलिटी हो गया। इसको हम बोलते हैं पार्टनर बाय एस्टॉपेल, कि जब किसी व्यक्ति का, जब कोई इंडिविजुअल का उसके एक्ट से, उसके कंडक्ट से, उसके बिहेवियर से वो थर्ड पर्सन को लगे जो पार्टनरशिप फर्म से डील करे कि हाँ ये भी वो पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर है, लेकिन बट इन एक्चुअल सेंस वो पार्टनर नहीं है, और उसे वो अनलिमिटेड लायबिलिटी में शामिल होना पड़ेगा, वो बैंक से रिलेटेड जो भी था उसको पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये हो गया पार्टनर बाय एस्टॉपेल। ये तो बेचारा खुद फंसा, ना पार्टनर था, ना उसका कभी कैपिटल कंट्रीब्यूट करना, प्रॉफिट कुछ में नहीं, लेकिन वो लायबिलिटी में वो भी शामिल हो गया। यदि पार्टनरशिप फर्म वो लायबिलिटी बैंक को पेमेंट नहीं कर पाएगा तो वो पार्टनर को भी उसमें पेमेंट, मतलब वो जो मेरे दोस्त था उसको भी उसको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया, वो जो मेरे दोस्त था उसका एक्ट से, कंडक्ट से, या कोई पर्सन के एक्ट से, कंडक्ट से, बिहेवियर से थर्ड पर्सन को लगे हाँ ये भी वो पार्टनर है, तो वो हो गया पार्टनर बाय एस्टॉपेल। नेक्स्ट वन इज पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट,
ये भी है, इट इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ पार्टनर बाय एस्टॉपेल, ये पार्टनर बाय एस्टॉपेल से ही मिलता जुलता है। अब है सपोज, फिर मैं इसको एग्जांपल के थ्रू मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे क्या था, पार्टनर बाय एस्टॉपेल में आपके एक्ट से, आपके कंडक्ट से, आपके बिहेवियर से वो थर्ड पर्सन को लगा कि आप वो पार्टनरशिप फर्म में एज ए पार्टनर हैं, बट इन एक्चुअल सेंस आप पार्टनर नहीं थे। अब है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। तो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, इसको भी हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू से समझने की कोशिश करेंगे कि सपोज देयर आर थ्री पार्टनर्स, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी आर द थ्री पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म। मिस्टर ए, बी, सी जो है वो तीन पार्टनर हैं एक पार्टनरशिप फर्म में। अब है मिस्टर ए जो है, कोई मिस्टर ए जो है, जो पार्टनरशिप फर्म में एज ए पार्टनर काम कर रहे हैं, उनको कहीं से सप्लाई चाहिए था, उनको रॉ मटेरियल्स परचेज करना था जिसका कि स्कार्सिटी है, ठीक है। तो उनको मिस्टर जेड से वो रॉ मटेरियल चाहिए। अब है लेकिन वो उनको सप्लाई नहीं कर रहा है क्योंकि देयर इज स्कार्सिटी ऑफ दैट रॉ मटेरियल्स, वो रॉ मटेरियल्स का स्कार्सिटी है, इसलिए वो सप्लाई नहीं कर रहा है। अब है मिस्टर ए का ही एक फिर दोस्त है मिस्टर डी। डी जो है जेड के भी दोस्त है। अब है लेकिन ए जो है वो जेड को नहीं जान रहा है। अब है ए जो है डी के साथ जेड के पास गया वही सप्लाई के सिलसिले में, और डी के सामने ही बोल रहा है, हेलो मिस्टर जेड, मिस्टर डी इज ऑल्सो द पार्टनर इन माई पार्टनरशिप फर्म। मिस्टर जेड के सामने ही ये बोला जा रहा है कि मिस्टर ए जो बोल रहे हैं मिस्टर जेड को कि हेलो मिस्टर जेड, दिस मिस्टर डी इज ऑल्सो ए पार्टनर इज ऑल्सो पार्टनर इन माई पार्टनरशिप फर्म, ये मेरे पार्टनरशिप फर्म में ये भी एक पार्टनर है। एंड मिस्टर डी जो है वो डिनाई नहीं किए, बोला अच्छा ओके ओके ओके, मैं कुछ बोला ही नहीं, वो शांत रहे, चुप रहे। अब क्या हो, जेड को क्या लगेगा कि हाँ ये भी पार्टनर होगा, ठीक। अब है चूंकि ए जो है डी के साथ आए थे, डी मिस्टर जेड का दोस्त है, इस नाते इसके लिए मिस्टर जेड ने वो पार्टनरशिप फर्म को वो रॉ मटेरियल सप्लाई किया, बट इन एक्चुअल सेंस मिस्टर डी जो है वो पार्टनर नहीं है वो पार्टनरशिप फर्म में। अब मिस्टर जेड ने वो सप्लाई कर दिया रॉ मटेरियल्स वर्थ ₹20 लाख। मिस्टर जेड ने 20 लाख रुपया का उसमें उसको सप्लाई किया। अब क्या हुआ नेक्स्ट, यदि इजीली पेमेंट हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यदि इन केस ये पार्टनरशिप फर्म जो है लॉस में जाने लगे, इंसॉल्वेंसी हो जाए, डिसोल्यूशन के कगार पे पहुंच जाए, तब जो है, और ये मिस्टर जेड का जो बिजनेस था, मिस्टर जेड को वो पार्टनरशिप फर्म पेमेंट नहीं कर पा रहा है, तो वो 20 लाख रुपया के लिए मिस्टर जेड जो है केस फाइल करेंगे, नॉट अगेंस्ट ओनली द पार्टनरशिप फर्म। मिस्टर ए बी सी वो पार्टनरशिप फर्म के अगेंस्ट में केस नहीं फाइल करेंगे, वो मिस्टर डी के अगेंस्ट में भी केस फाइल करेंगे फॉर रिकवरी ऑफ हिज अमाउंट। इस केस में भी वही हुआ कि आप इन एक्चुअल सेंस यू आर नॉट अ पार्टनर इन दैट पार्टनरशिप फर्म, वो पार्टनरशिप फर्म में आप पार्टनर नहीं हैं, लेकिन इन द आई ऑफ द थर्ड पार्टी आप पार्टनर हो गए, तो वो हो गया पार्टनर बाय होल्डिंग। तो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ पार्टनर बाय एस्टॉपेल। वहां आपके एक्ट से, कंडक्ट से, बिहेवियर से लगा कि आप पार्टनर हैं, यहाँ पे आपके सामने ही बोला जा रहा है कि ये मेरा पार्टनर है, आप डिनाई नहीं कर रहे थे, तो थर्ड पर्सन क्या सोचेगा, हाँ ये भी वो पार्टनरशिप फर्म में वो पार्टनर होगा, ठीक। तो इसमें भी मिस्टर डी जो है ना वो कैपिटल कंट्रीब्यूट किए, ना वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ना डे टू डे अफेयर्स ऑफ द बिजनेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन उनका लायबिलिटी हो गया, वो मिस्टर जेड को जो पेमेंट करना है उससे रिलेटेड उनके ऊपर भी लायबिलिटी। तो इसको हम लोग बोलते हैं पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। हम लोग रजिस्ट्रेशन भी देखे, अब हम लोग सिर्फ इसमें मेरिट डिमेरिट कर लेते हैं। किन्हीं कुछ पूछना है पूछ सकते हैं।
एनीबडी? एनीबडी हैविंग एनी क्वेश्चंस? तभी हम लोगों ने एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, पार्टनर बाय एस्टोपेल, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। Sir, limited partner and general partner. या Limited partner and लिमिटेड पार्टनर general. एंड जनरल पार्टनर। Yeah. या आई विल एक्सप्लेन। या ठीक, नेक्स्ट वन इज लिमिटेड पार्टनर एंड जनरल पार्टनर। लिमिटेड पार्टनर अब है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम लोग जान लें कि लिमिटेड पार्टनर, दिस टाइप ऑफ पार्टनर्स आर नॉट, या दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप या दिस टाइप ऑफ पार्टनर्स आर नॉट अलाउड इन इंडिया। ये लिमिटेड पार्टनर्स ये इंडिया में अलाउ नहीं है। ठीक है, तभी हम लोग जान ले कि अभी हम लोग एक बार एक एग्जांपल बार हम लोग केस ले रहे हैं कि ऑल द पार्टनर्स हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी, व्हाट डज इट मीन अनलिमिटेड लायबिलिटी? कि हम लोग जितना हम लोग व्हाट एवर द कैपिटल दैट इज बीइंग कंट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर, इट माइट बी पॉसिबल दैट यू हैव टू ब्रिंग सम मोर अमाउंट फ्रॉम योर होम। आपको घर से और कुछ लाने की आवश्यकता पड़ सकती है। ठीक, इसीलिए बोला जा रहा है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो लिमिटेड पार्टनर, तो लिमिटेड पार्टनर्स आर दोज पार्टनर्स whose liability is limited to the extent of capital contributed by him. That means suppose Mr. A, B, C are the three partners in a partnership firm and Mr. C is limited partner. And at the time of starting the partnership firm, it has been decided that every partner has to bring rupees 1 lakh as capital. जब हम लोग बिजनेस स्टार्ट किए तो वो डिसाइड किया गया कि सारे पार्टनर्स 1 लाख रुपया कैपिटल के रूप में लाएंगे। तो मिस्टर ए ने भी 1 लाख रुपया लाया, मिस्टर बी ने भी 1 लाख रुपया लाया, मिस्टर सी ने भी 1 लाख रुपया लाया एज कैपिटल इनटू द पार्टनरशिप फर्म। लेकिन मिस्टर सी जो है उसको बोला गया कि मिस्टर सी इज ए लिमिटेड पार्टनर। मिस्टर सी इज ए लिमिटेड पार्टनर, फिर व्हाट डज इट मीन कि मिस्टर सी ने जो 1 लाख रुपया लाया उसका लायबिलिटी इतना ही तक है, इतना ही उसको पार्टनरशिप फर्म को देना है। वो 1 लाख रुपया ले आया पार्टनरशिप फर्म में, अपार्ट फ्रॉम दैट उसे कुछ और लाने की आवश्यकता नहीं है। उसका लायबिलिटी लिमिटेड है, यहीं तक 1 लाख रुपया तक। जितना एग्रीमेंट हुआ था कि मिस्टर सी विल ब्रिंग 1 लाख रुपये, उसका लायबिलिटी लिमिट हो गया कि 1 लाख रुपया तक ही उनको लाना है। अब बिजनेस में पार्टनरशिप फर्म लॉस हो कुछ भी हो, बाकी ए और बी फर्दर अमाउंट लाएंगे, उनका अनलिमिटेड लायबिलिटी होगा। लेकिन जो पार्टनर का लिमिटेड लायबिलिटी होगा उनका जो लायबिलिटी होगा वो लिमिटेड होगा टू द एक्सटेंट ऑफ हिज कैपिटल। जितना उनको कैपिटल लाना है उतना ही, तो उनका लायबिलिटी 1 लाख रुपया तक ही लिमिटेड है। तो उनको यदि उन्होंने 1 लाख रुपया वो बिजनेस से पार्टनरशिप फर्म में ऑलरेडी लगा चुके हैं, इन्वेस्ट कर चुके हैं, कंट्रीब्यूट कर चुके हैं, तो उनको फर्दर लाने की जरूरत नहीं है। इट माइट बी पॉसिबल दैट आपका पार्टनरशिप फर्म लॉस में जाए, ठीक है, बाकी पार्टनर्स को और लाने की जरूरत हो, लेकिन मिस्टर सी का लायबिलिटी लिमिटेड हो गया टू द एक्सटेंट ऑफ ओनली 1 लाख रुपीज। ठीक, एंड दिस टाइप ऑफ पार्टनर्स जो है वो इंडिया में या अलाउ नहीं है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज जनरल पार्टनर। तो जस्ट लाइक दिस इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ लिमिटेड पार्टनर। लिमिटेड पार्टनर में हम लोग देखें कि उसका लायबिलिटी है लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल, टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय हिम। बट इन जनरल पार्टनर इज आल्सो कॉल्ड अनलिमिटेड पार्टनर। तो जैसे हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि द लायबिलिटी ऑफ ऑल द पार्टनर्स आर अनलिमिटेड, तो सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, तो जनरल पार्टनर इज अनलिमिटेड पार्टनर, उनका लायबिलिटी अनलिमिटेड है। तो अभी तक जितना बोला गया, किन्हीं कुछ यदि पॉइंट में कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। आपका एक फीचर्स में मैं इसी पे 2-3 ये कर दे रहा हूं, उसमें एक में मुझे लग रहा है प्रॉब्लम आ सकता है। आपका जो मेन फीचर्स आपका जो स्टडी मटेरियल है उसमें फर्स्ट प्लूरलिटी ऑफ पर्संस। प्लूरलिटी ऑफ पर्संस तो कोई हम लोग स्टार्टिंग से ये डिस्कस कर रहे हैं कि टू फॉर्म अ पार्टनरशिप
फर्म देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन्स, इसीलिए वो प्लूरलिटी ऑफ पर्सन्स है। कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप हम लोग बार बार ये डिस्कस कर रहे हैं कि पार्टनरशिप बिजनेस इज बेस्ड अपॉन एग्रीमेंट, वो जैसा एग्रीमेंट करेंगे वैसा पार्टनरशिप बिजनेस चलेगा, ठीक है। तो वो आपका एग्रीमेंट पे बेस्ड है, तो वो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप है बिटवीन पर्सन। प्रॉफिट शेयरिंग, हर एक पार्टनर वो कोई भी पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किए या कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं वो प्रॉफिट शेयरिंग के लिए नो। और एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, हम लोग कोई भी पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं फॉर एमंग जो भी पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं फॉर लॉफुल बिजनेस और हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग करने के लिए नो। इसमें एक पॉइंट है जो मुझे लग रहा है आप लोग को हो सकता है प्रॉब्लम है, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, ठीक है। मैं उसे एक एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, उसका बाकी अनलिमिटेड लायबिलिटी ये सब तो हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप जो मैं आपको डिस्कस कर देता हूं। अब है प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंसिपल क्या है और एजेंट क्या है। प्रिंसिपल डज नॉट मीन द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल और कॉलेज। अब है ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है, बिजनेस लॉ पेपर है, उसमें ये टॉपिक है। अब है प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। बोल रहा है एनी पर्सन हु हैज कैपेसिटी टू इंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट, कोई इंडिविजुअल है जो कि कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, ही कैन डू इट आइदर बाय हिमसेल्फ और थ्रू अदर पर्सन। कोई कॉन्ट्रैक्ट आप कर सकते हैं या खुद के द्वारा या दूसरे व्यक्तियों के द्वारा। यदि आपने डिसीजन किया है कि मैं मेरे पास समय नहीं है, मैं खुद से वो कॉन्ट्रैक्ट या खुद से एग्रीमेंट नहीं कर सकता हूं, मैं इसे थ्रू अदर पर्सन या कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट करूंगा, तब होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। तो द पर्सन हु परफॉर्म्स द वर्क, जो काम कर रहा है उसे हम लोग बोल रहे हैं एजेंट, और जिसके लिए काम कर रहा है वो हो गया प्रिंसिपल। और इसको एक एग्जांपल समझे तो और हो सकता है कंसेप्ट क्लियर हो। सपोज मेरा यहां पे प्लॉट ऑफ एक लैंड का प्लॉट है, ठीक, और मुझे उसे सेल करना है। मेरे पास समय नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसका अभी मार्केट प्राइस 10 लाख रुपीज होगा, मुझे सेल करना है। और इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं उसके लिए कस्टमर ढूंढूं। मैंने क्या किया, मैंने जो ये जमीन वाला काम कर रहा है, जो लैंड ब्रोकर का काम करता है, मैंने उसे बोला कि भैया मेरा ये प्लॉट ऑफ लैंड है, ये 10 लाख रुपया में मैं इसे बेचने का सोच रहा हूँ, कोई कस्टमर मिलेगा तो लाना, मेरे पास लाना, और कम से कम 10 लाख रुपया में इसको बेचना, और मैं तुझे उसका कमीशन दे दूंगा। तो क्या हो गया, तो इस पर्टिकुलर केस में वो लैंड मेरा है, मैं हो गया प्रिंसिपल, और जो काम कर रहा है वो हो गया एजेंट। फिर आगे बोल रहा है कि एजेंट के द्वारा जो भी काम किया गया वो प्रिंसिपल को मानना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि वो 11 लाख रुपया में डील फाइनल करके लाया, मैं मान लूंगा ठीक है, मैंने क्योंकि रूल कर दिया है कि 10 लाख से कम नहीं, इसलिए वो तो नहीं 10 से कम में बेचने की करेगा। लेकिन इसे हम लोग सिंपल नहीं थे, हम लोग वर्ड बोले कि क्या इसका मीनिंग हुआ कि जो काम किया वो हो गया एजेंट, जिसके लिए काम किया तो वो हो गया प्रिंसिपल। तो आपका यहां पे प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। तो प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, तो आपका यहां पे डेफिनेशन बोल रहा है कि पार्टनरशिप बिजनेस में बी कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। पार्टनरशिप बिजनेस है वो सारे मिलके चलाएंगे या उसमें से एक भी काम करेंगे तो आपका पार्टनरशिप बिजनेस चलेगा। तो इसका मैं कहना यह चाह रहा हूं कि इट इज नॉट पॉसिबल दैट कि कुछ भी काम करेंगे, मान लीजिए कि 4 पार्टनर है, सपोज देयर आर 4 पार्टनर, हम लोग कुछ भी काम करें तो चारों साथ में जाएं। इट इज नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। इसीलिए क्या कर रहा है, फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द पार्टनरशिप फर्म का स्मूथ फंक्शनिंग के लिए वो काम को डिवाइड कर लिया जा रहा है कि सपोज ए बी सी डी आर द 4 पार्टनर। मिस्टर ए विल लुक आफ्टर द परचेज, मिस्टर बी आप बैंक का काम देखेंगे, मिस्टर सी आप कस्टमर हैंडल करेंगे, मिस्टर डी आप सेल्स का काम करेंगे। इसी तरह आपस में काम बांट लिया जाता है, ठीक।
अब कुछ भी काम करे सारे जाए ये तो पॉसिबल नहीं है। चलो बैंक जाए तो चारों पार्टनर बैंक जाए, सेल करने जाए तो चारों सेल करने जाए, कुछ परचेज करने जाए चारों परचेज, ये इज नॉट पॉसिबल। सो फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द पार्टनरशिप फर्म जो है वो वर्क इज बिंग डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स, पार्टनर्स के बीच में वो काम बांट लिया जाता है। अब है अभी जस्ट वो पार्टनरशिप प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप। अब फॉर एग्जांपल अभी मैंने ए बी सी डी के हाथों में काम बांटा, पार्टनर्स जो है सारे के हाथों में काम बांटा। अब मान लीजिए कि मिस्टर बी जो है उनको बैंक से रिलेटेड काम है, तो हु विल गो टू द बैंक? मिस्टर बी, डेफिनेटली मिस्टर बी विल गो टू द बैंक। और मिस्टर ए सी डी उनका जो काम है वो देखेंगे। अब है जो काम किया वो क्या हो गया? एजेंट। अब बाकी जो है वो लोग तो उसमें बैंक का काम नहीं किए, तो वो लोग हो गए प्रिंसिपल। तो हमेशा क्या होगा, अब मान लीजिए सेल का काम है, मिस्टर सेल का काम मिस्टर डी को करना है, तो जो काम किया वो हो गया एजेंट। अब बाकी जो बचे और उसको क्या होगा, जो काम करके आएंगे तो बाकी ए बी सी को उनको रिपोर्ट करना होगा, तो जिसको जिसको जिसके बिहाफ में काम करेंगे, जिसके लिए काम करेंगे वो हो गया प्रिंसिपल। तो ये जो है तो समटाइम मतलब ये प्रिंसिपल एजेंट जो रिलेशनशिप है वो कंटिन्यू होगा। कभी आप एजेंट बन गए, कभी आप प्रिंसिपल हो गए, कभी आप एजेंट बन गए, कभी आप प्रिंसिपल बन गए, ये आपका कंटिन्यू चलते रहेगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे वर्क का जो डिवीजन हो गया मिस्टर बिटवीन मिस्टर ए बी सी एंड डी, वो लोग आपस में सारे काम बांट लेंगे। तो जो भी जिसका भी रिलेटेड काम हुआ वो हो गए, वो उसमें एजेंट के रूप में काम किए। अब बाकी जो पार्टनर्स हो गए, और जब वहां से मान लीजिए मिस्टर बी काम किए बैंक से रिलेटेड, तो वो बैंक से आएंगे तो मिस्टर ए सी डी को रिपोर्ट करेंगे, हाँ बैंक में ऐसा ऐसा हुआ, ये डील हुआ, तो बाकी ए सी डी विल बी द प्रिंसिपल एंड मिस्टर बी विल बी द एजेंट। तो ये हो गया प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। ठीक, तो पार्टनर क्या हो गया, पार्टनर सम कभी एजेंट बन गए, कभी प्रिंसिपल बन गए, तो वो हमेशा आपका ये प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप आपका कंटिन्यू चलते रहेगा। ठीक, बोलिए किसी को कुछ इसमें प्रॉब्लम? नो सर। कंसेप्ट आया समझ में? यस। ठीक है, इसका सिर्फ मेरिट डिमेरिट में सिर्फ एक पॉइंट सिर्फ करते चल रहा हूं। क्योंकि आज हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म तक कम से कम पूरा कंप्लीट कर लें तो सिर्फ कल कंपनी होगा। ठीक, नेक्स्ट सिर्फ मैं एक एक दो लाइन में सारा समझाते चलूंगा। नेक्स्ट मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, फर्स्ट वन इज इजी फॉर्मेशन। ये भी हम लोग स्टार्टिंग से ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि पार्टनरशिप बिजनेस इज बेस्ड अपॉन एग्रीमेंट। आप लोग एग्रीमेंट कीजिए, पार्टनरशिप बिजनेस आपका स्टार्ट हो जाएगा। पार्टनरशिप एक्ट में भी नहीं कुछ किया हुआ है कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, क्या कराना है, ये सारे आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ऑल्दो ये सोल प्रोप्राइटरशिप जितना आसान नहीं है कि उसका मतलब फॉर्मेशन करना, तब भी वो कंपनी से वो आसान है आप उसका फॉर्मेशन करना। और चार पार्टनर, दो पार्टनर मिलकर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मोर कैपिटल अवेलेबल, सेकंड पॉइंट इज मोर कैपिटल अवेलेबल। तो सोल ट्रेडिंग में देखें हम कंपेयर करें यहाँ पे सोल ट्रेडिंग से, तो सोल ट्रेडिंग में देखें कि सिर्फ एक ही आदमी उसमें कैपिटल लगाया, कैपिटल इन्वेस्ट किया। लेकिन यहाँ पे सपोज 4 पार्टनर्स आर देयर, तो 4 पार्टनर्स विल ब्रिंग देयर शेयर ऑफ कैपिटल। चारों पार्टनर अपने अपने शेयर का कैपिटल लाएंगे, तो आपका इन कंपैरिजन विद सोल ट्रेडिंग बिजनेस आपके पास ज्यादा कैपिटल। ठीक, नेक्स्ट मोर डाइवर्स स्किल एंड एक्सपर्टाइज। हम लोग सोल ट्रेडिंग में हम लोग उसका लिमिटेशन में देखे थे कि वन पर्सन कैन नॉट बी एक्सपर्टाइज इन ऑल द फील्ड। तो उसमें उसका सोल ट्रेडिंग बिजनेस का ये आपका ड्रॉबैक था। लेकिन यहाँ पे है मोर डाइवर्स स्किल एंड एक्सपर्टाइज। सपोज देयर आर 4 पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फॉर्म, और कोई बैंक से रिलेटेड एक्सपर्ट है, कोई सेल से रिलेटेड एक्सपर्ट है, कोई परचेज से रिलेटेड, कोई कस्टमर हैंडलिंग में, तो सारे काम बांट लिए। तो इन कंपैरिजन विद सोल ट्रेडिंग बिजनेस आपका देयर इज मोर डाइवर्स स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज इन केस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। ठीक, नेक्स्ट फ्लेक्सिबिलिटी। तो सोल ट्रेडिंग में तो हम लोग देखें कि वहां पे
दैट बिजनेस वाज ऑन एंड कंट्रोल बाय अ सिंगल पर्सन, वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी था, आप कभी भी चेंज कर सकते हैं। तो पार्टनरशिप में भी बहुत ज्यादा आपका पार्टनर्स नहीं है, मैक्सिमम 10 और 20 है, लेकिन उतना ही पार्टनर नहीं। मान लीजिए सपोज 2 और 4 पार्टनर से आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपको चेंज करना चाह रहे, प्रोडक्शन बढ़ाना चाह रहे, प्रोडक्शन घटाना चाह रहे, बिजनेस चेंज करना चाह रहे हैं, तो आप इजिली वो बिजनेस चेंज कर सकते हैं। ठीक, सेक्रेसी, तो हम लोग सोल ट्रेडिंग में देखे उसमें पूरा सेक्रेसी था। पूरा सेक्रेसी था मीन्स आप किस तरह प्रोडक्शन कर रहे हैं, क्या चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना आपने कैपिटल लगाया, वो सारा जो था वहां पे सेक्रेसी था उसमें। लेकिन बट इन केस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, अब सपोज 3 पार्टनर है, तो वो जो आपसे बिजनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ 3 पार्टनर्स के बीच में है। हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कंपनी के केस में। कंपनी से रिलेटेड क्या है, कंपनी को अपना बुक्स ऑफ अकाउंट, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट है, जो भी उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो उसको पब्लिक करना पड़ता है, उसको अपने वेबसाइट पर डालना पड़ता है कि कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी आउटसाइडर्स हो, कोई भी जनरल पब्लिक हो, वो कंपनी का वो पूरा देख सकता है, कितना प्रॉफिट अर्न किया, क्या इसके एसेट्स है, क्या लायबिलिटीज है, कोई भी उसके बारे में जानकारी ले सकता है कंपनी के केस में। लेकिन यहाँ सेक्रेसी में इसका जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसको हम लोग पब्लिक नहीं करते, वो सिर्फ पार्टनर्स के बीच में रहते हैं। तो इन कंपैरिजन विद कंपनी यहाँ पे सेक्रेसी है। नो कीन इंटरेस्ट, कीन इंटरेस्ट, तो एवरी पार्टनर विल ट्राई टू वर्क मोर एंड मोर, ज्यादा काम करने के सारे पार्टनर्स कोशिश करेंगे, क्योंकि जानते हैं जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा हम लोगों के बीच में बटेगा। हम लोग सपोज 2 पार्टनर्स हैं, तो जो भी प्रॉफिट होगा वो हम दोनों पार्टनर्स के बीच में बटेगा, हम दोनों के बीच में उसका शेयरिंग होगा। तो वहां पे हर एक पार्टनर चाहेंगे कि ज्यादा आपका प्रॉफिट हो और आपका ज्यादा आप उसमें कम मेहनत करने की कोशिश करेंगे। ठीक, नो प्रोटेक्शन, अब है कोई पार्टनर जो है वो ये चाहेगा कि वो पार्टनरशिप फर्म में ना रहे, तो विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स वो वहां से हट भी सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ये पार्टनरशिप फर्म में काम नहीं करना है, तो यू कैन इजिली विड्रॉ योरसेल्फ फ्रॉम दैट पार्टनरशिप फर्म विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर। बाकी पार्टनर्स बोलेंगे कि ठीक है आप ये पार्टनरशिप फर्म से जा सकते हैं, तो आप जा सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट डिफ्यूजन ऑफ रिस्क। हम लोगों ने सोल ट्रेडिंग बिजनेस में देखा कि सारा प्रॉफिट तो सारा वो सोल ट्रेडर बिजनेस का था, उसी तरह यहाँ इनके सब पार्टनरशिप बिजनेस प्रॉफिट जिस हिसाब से बटेगा, प्रॉफिट जिस हिसाब से यहाँ पे शेयरिंग होगा, उसी हिसाब से क्या होगा, रिस्क भी बटेगा। इट इज नॉट पॉसिबल दैट सारा का सारा रिस्क एक पार्टनर का होगा, और यहाँ पे रिस्क भी एमंग एंड बिटवीन द पार्टनर्स विल बी शेयर, इसीलिए कोई सिंगल आदमी का वहां पे रिस्क नहीं होगा। तो दीज वर द मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। ठीक, कुछ इसका लिमिटेशन हम लोग कर ले। लिमिटेशन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, लिमिटेड कैपिटल। तो हम लोग यहाँ पे सोल ट्रेडिंग से इसको कंपेयर ना करें, हम लोग इसको कंपेयर करें कंपनी के केस में। कंपनी में करोड़ों रुपए इसके कैपिटल लगते हैं, तो इन कंपैरिजन विथ कंपनी इसका कैपिटल लिमिटेड है। सपोज 4 पार्टनर्स हैव डिसाइडेड टू स्टार्ट अ पार्टनरशिप फर्म, तो चारों पार्टनर हैं, वो लोग डिसाइड किया कि हम लोग 2-2 लाख रुपए लाएंगे कि 1-1 लाख रुपए लाएंगे, तो 4 लाख रुपया कैपिटल हुआ, 4 लाख रुपीज वो कैपिटल हुआ। तो हम लोग कंपेयर करें करोड़ से, तो यहाँ तो लिमिटेड कैपिटल है इन कंपैरिजन विथ कंपनी। नेक्स्ट अनलिमिटेड लायबिलिटी, तो बार बार बोल रहे हैं कि द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स आर अनलिमिटेड। इफ द पार्टनरशिप फर्म इज अनेबल टू पे इट्स डेब्ट्स और लायबिलिटी, तो आपका पर्सनल एसेट्स, पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के आपको डेब्ट और लायबिलिटी को पेमेंट करना पड़ेगा। सो देयर इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। नो पब्लिक कॉन्फिडेंस, तो हम लोग बार बार बोल रहे थे कि कंपनी से कंपेयर करें, कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट से, कंपनी क्या प्रॉफिट अर्न कर रहा है, क्या लॉस उसका हो रहा है, या क्या उसका एसेट्स है, क्या लायबिलिटीज है, इट इज मेड पब्लिक। वो आपका वेबसाइट ऑफ द कंपनी में वो सारी चीज अवेलेबल है। लेकिन पार्टनरशिप फर्म के लिए वो जरूरी नहीं है, वो उसको जरूरी नहीं कि अपना जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उसको पब्लिक करे, इसलिए पब्लिक कॉन्फिडेंस नहीं है कि इसका क्या प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, वो किसी पब्लिक को पता भी नहीं रहता है। अनसर्टेनिटी, अब अनसर्टेनिटी, अब हम लोग बार बार देख रहे हैं, मान लीजिए सिर्फ 2 ही पार्टनर है, हम लोग बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि टू स्टार्ट अ पार्टनरशिप फर्म देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पार्टनर्स। 2 पार्टनर से बिजनेस स्टार्ट किए, आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम सपोज 1 पार्टनर डाइज,
अब अकेला बचा। मिस्टर ए एंड बी हैज स्टार्टेड द पार्टनरशिप फॉर्म, दोनों पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट किया, उसमें से एक पार्टनर एक्सपायर कर गया, एक पार्टनर का डेथ हो गया, तो क्या होगा, पार्टनरशिप फॉर्म बंद हो गया, क्योंकि रूल बोल रहा है कि देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फॉर्म। एक पार्टनरशिप फॉर्म में कम से कम 2 पार्टनर चाहिए ही चाहिए। अब एक पार्टनर हो गए तो वो पार्टनरशिप फॉर्म बंद हो गया, तो अनसर्टेनिटी है। कॉन्फ्लिक्ट एमंग पार्टनर्स हमेशा होगा, जहां पे भी 4 या 5 पार्टनर होंगे तो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होगा, मैं ज्यादा काम कर रहा हूँ, तुम कम काम कर रहे हो, ये काम आपने अच्छे ढंग से नहीं किया, या हमेशा आपस में कॉन्फ्लिक्ट होगा, ये तो उसका प्रॉब्लम होगा ही। अब है नेक्स्ट, रिस्क ऑफ इंप्लॉयड ऑथोरिटी। अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए प्रिंसिपल एंड एजेंट। अब एजेंट के रूप में, एजेंट जैसा यदि कोई पार्टनर काम कर रहा है तो ये बाकी पार्टनर्स को उसे मानना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, ए बी सी डी आर द पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फॉर्म। मिस्टर बी को काम था बैंक से रिलेटेड, तो बैंक से रिलेटेड उनका काम था, तो बैंक में वो इंटरेस्ट मिल रहा था, बैंक से आपको लोन चाहिए, इंटरेस्ट मिल रहा था 8%। वो डिसऑनेस्ट पार्टनर है। क्या बोला गया कि आप एजेंट ग्रुप में जो काम करेंगे वो बाकी पार्टनर्स को मानना पड़ेगा, वो प्रिंसिपल को मानना पड़ेगा। अब क्या होगा, अब 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आपने बैंक मैनेजर से डील कर लिया कि चलो 10% पे दो। अब 10% पे डील हो गया तो अदर पार्टनर्स को मानना पड़ेगा। तो इसीलिए है रिस्क ऑफ एम्प्लॉयड ऑथोरिटी। ठीक, since each partner acts as an agent of the firm, acts of one partner would bind the firm and all the remaining partners. A dishonest or incompetent partner may land the firm into difficulties. यदि कोई इस तरह का डिसऑनेस्ट और इनकम्पिटेंट पार्टनर है, वो फर्म को डिफिकल्टीज में ले जाएगा और अदर पार्टनर्स हैव टू पे फॉर इट। बाकी पार्टनर्स को इससे रिलेटेड इसका भुगतान करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका पार्टनरशिप। तो आज हम लोगों ने किया सोल ट्रेडिंग और पार्टनरशिप फॉर्म। नेक्स्ट इसमें आपका ज्वाइंट हिंदू फैमिली फॉर्म है, लेकिन आपका जो मेन है पहले वो हम लोग कर लें। सोल ट्रेडिंग, पार्टनरशिप, कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो आज हम लोग कंपनी का हल्का डिफिनेशन ये हम लोग कर लें, कल के लिए हम लोग का कम बर्डन होगा। चलिए, अभी तक में पार्टनरशिप तक में किन्हीं कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। पार्टनरशिप तक में किन्हीं, if anybody having any problem, you are free to ask. Anybody having any problem? We have already discussed. Hello? No, sir, no problem. No problem. No, sir. You have got all the concepts? No? Yes, sir. Okay. Then we should start company? Yes, sir. Okay. In your book, Companies Act 1956 has been mentioned, but the new act has come into effect from 2013. So, Companies Act 2013 is now there. And the definition of companies, first of all, write down definition as per the new act. According to Section 2, Subsection 20 of the Companies Act 2013, company means a company. Very simple definition of company according to Companies Act 2013. Company means a company
incorporated under this act or under any previous company law. Company means a company incorporated under this act or under any previous company law. Company means a company incorporated under this act. Under this act means under the Companies Act 2013. Company means a company incorporated under this act or under any previous company law. This is the simplest definition of company as per the Companies Act 2013. But this definition is not comprehensive. It does not include everything. So, another definition, and from that definition itself, we can find out the various features of company. So, another definition is company, and this definition will be suitable because from this definition only various features of company we can find out. So, company is an artificial person created by law. Company is an artificial person created by law having separate entity, with a perpetual succession and common seal. Once again, I will repeat. A company is an artificial person created by law having separate entity with a perpetual succession and common seal. So from this definition only we can find out various features of a company, like artificial person, created by law, perpetual succession, common seal. These are the various features of a company. Okay, so if you discuss all the features of a company, then we can understand the concept of the company quite easily. So, features of a company. Everybody has got the definition. According to section 2, subsection 20 of the Companies Act 2013, company means a company incorporated under this act or under any previous company law. And the more comprehensive definition of a company is an artificial person created by law, having a separate entity with a perpetual succession and common seal. Now, next will be features of a company. And the first feature of a company is artificial person. What is artificial person first of all? Why company is called an artificial person? The question arises. So, first of all, we have to find out some difference between natural person and artificial person. First, we will discuss about natural person. We are the natural person. We can sleep, we can eat, we can run, we can cry, we can take loan, we can purchase building,
We can file a suit. These are the various features of a natural person. We all are natural person. But why the company is called an artificial person? Because just like us, company also performs various functions that we as a natural person performs. Like what are those functions? Suppose a company can file a suit, a company can file a case. Yeah, a company can file a case. A person, a human being, an individual can also file a case against the company. Yes. A company can buy assets, land, property in its name. Yes. At various places it has been written that this property belongs to such and such company. Yes, a company can buy property in its own name. A company can sell its property also. Yes. So just like natural person, company is also performing various functions. Like us, company can file a suit. You can file a suit against the company. Company can purchase. Company can sell, etc., etc. But company is not called a natural person. Why? Because as natural person, we can walk, we can cry, we can laugh, we can eat, we can sleep. A company cannot perform these functions. We cannot say a company is running, a company is sleeping. We cannot say. So, company is not called a natural person, but it is called an artificial person. Company is called an artificial person. Now, next one is separate legal entity. Just before the definition, I have told that from that definition itself, various features of a company can be generated. So, one was artificial person, another is separate legal entity. Separate legal entity means both the company and its owners are to be treated as two separate entity. मीन्स कंपनी जो है उसके मालिक हैं, दोनों अलग अलग एंटिटी है, दोनों के अलग अलग अस्तित्व हैं. हम लोग जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स करेंगे फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द कंपनी, नॉट द ओनर. हम लोग जब भी अकाउंटिंग करते हैं, हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ टाटा स्टील, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, या बैलेंस शीट ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बैलेंस शीट ऑफ Coal India Limited, Steel Authority of India Limited, etc., etc. We are not preparing the accounts of Mukesh Ambani, Ratan Tata. Okay? So separate legal entity. That means both the business and its owners are to be treated as two separate entities. दोनों अलग अलग हैं. This is one of the important feature of a company. ठीक, वो जो उसके ऑनर हैं, जो शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, तो वो जो उसके शेयर होल्डर्स, वो सिर्फ उसके जो द्वारा जो चुने जाते हैं डायरेक्टर्स, वो सिर्फ बिजनेस, वो कंपनी चला रहे हैं, लेकिन दोनों अलग अलग हैं. इसीलिए तो कंपनी अपने नाम में सारा चीज कर रहा है, अपने नाम पे वो एसेट्स एक्वायर कर रहा है, अपने नाम पे वो केस लड़ रहा है, अपने नाम पे सारा चीज कर रहे हैं, तो दोनों अलग अलग हैं. तो ये हो गया सेपरेट लीगल एंटिटी. सेपरेट लीगल एंटिटी मीन्स बोथ द ओनर and the business are to be treated as separate and distinct entity. दोनों अलग अलग है. नेक्स्ट, कॉमन सील. कॉमन सील, it means that, or it is not possible that a company can put its signature anywhere. अच्छा, मुझे कंपनी से सिग्नेचर चाहिए, क्या कंपनी सिग्नेचर किस ढंग से कर पाएगा? पॉसिबल ही नहीं है.
सो अब मुझे वो कंपनी से मुझे कुछ खरीदना है, मैं वो कंपनी से मान लीजिए मैं कंपनी को उधार में ऑन क्रेडिट 50,000 का गुड्स बेचा और मुझे उसका रिसिप्ट चाहिए कि मैंने कंपनी को बेचा, उसके मालिक को तो नहीं बेचा, मुझे रिसिप्ट चाहिए। तो वो लिख के देगा और कंपनी का सिग्नेचर चाहिए, तो कंपनी तो सिग्नेचर कर नहीं पाएगा। एज द कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन, वो तो अपना खुद से सिग्नेचर नहीं कर पाएगा। तो जहां पे भी कंपनी के सिग्नेचर की आवश्यकता है, कंपनी के सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट है, वहां पे एक हम लोग सील बनाते हैं, मोहर बनाते हैं कि जहां पे भी कंपनी के सिग्नेचर का जरूरत है वहां पे वो उसका सील लगता है, उसका वो मोहर लगता है और जो कंपिटेंट अथॉरिटी उस पर साइन करते हैं। तो वो जो सील है, मोहर है, इट इज इक्विवेलेंट टू द सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। वो माना जाता है कि कंपनी का वो सिग्नेचर है, क्योंकि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इसीलिए वो पॉसिबल नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल दैट कि कंपनी विल पुट सिग्नेचर ऑन इट्स ओन, कंपनी अपना सिग्नेचर कर पाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो जहां भी कंपनी के सिग्नेचर की आवश्यकता पड़ेगी तो वहां पे कंपनी का आपका सील लगेगा, कंपनी का मुहर लगेगा। चलिए, बोले यहां तक में एनीबॉडी हैविंग एनी प्रॉब्लम? कि हम लोग डिफिनेशन ऑफ कंपनी देखें, कुछ फीचर्स देखें। इफ एनीबॉडी हैविंग एनी प्रॉब्लम? If anybody having any problem till now? No, sir. यहाँ तक पूरा समझ में आ गया था? जी सर। तो हम लोग आज रुकते हैं यहाँ तक, कल फिर हम लोग आगे कर लेंगे कंपनी और कोऑपरेटिव, और सिर्फ 2 क्लासेज मोर देन इनफ, हम लोग सारा एक एक चीज हम लोग कंप्लीट करेंगे। श्योर सर। ठीक है, तो फिर कल हम लोग 10 बजे फिर हम लोग ये अपना ऑनलाइन क्लास करेंगे। ठीक है, यस सर। थैंक यू सर। ओके, ठीक है, थैंक यू। Okay, thank you everybody. We will meet tomorrow at 10 a.m. Okay, sir. Tomorrow, sir, at 10 a.m. Okay, sir.